तो भाई मैंने उससे बोला कि मैं संदीप आचार्य अयोध्या वासी खुल्लम खुल्ला घोषणा करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बनाओ बढ़िया सा, क्योंकि वायरल तो हो गया था। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भैया ऐसे नहीं होता है। तो मैंने बोला भाई तो मुझको सिखाओगे कि वायरल चीज़ कैसे बनती है, हालांकि मुझे कोई एक्सपीरियंस उसमें नहीं है फिर भी। तो भाई वो बंदा फिर उसने नहीं दिया ऑडियो बना के मुझे, तो इसीलिए हम लोग इंट्रो की जगह ये फिर से बकर कर रहे हैं। जिसके तहत हुआ क्या फिर बाद में? हुआ क्या क्या भाई, उसने बोला कि भैया कोई ढिकचिक ढिकचिक बड़े बड़े टाइप बनाएंगे बढ़िया सा, उसके बाद फिर आपको दे देंगे, आप लगा दीजिएगा, मस्त चमक चकाचक लगेगा। हम बोले चलो ठीक है, चकाचक बोल दियो तो आई एम सोल्ड। जानते ही हो उनको हाँ, इलाहाबादी टर्मिनोलॉजी वही ना। कितनी बढ़िया लगती है। जी जी। तो वही है, अब क्या कर सकते हैं, कोई अल्टरनेटिव सूझ रहा है सर आपको? भाई बांसुरी की इंट्रो म्यूजिक डाल दूं? तो आप कह रहे हैं कि आप बांसुरी वाले हैं? भाई देखिए, आप चीजों को लिटरली ना लेके जाया करिए, मतलब अरे अभी लिटरली वहां क्यों? हम नहीं पहुंचे हैं। अब बांसुरी चलिए, अच्छा लाइए बांसुरी देखें, क्या आप उपाड़ते हैं बांसुरी से। तो ये रहा। क्या 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 झोरेंगे आप हमें, हम भी। दैट्स इट। दैट्स इट। क्या बात है जी भाई। हाँ, इतने पैसे में आपको इतना ही मिलेगा। अगर सत्युग पिछले होता वाले अभी में बस तक 150 व्यूज आए थे, अगर 1000 होते तो हम एक दो बजाते भी कुछ चीज। आकाशवाणी होती सत्युग होता, पता है? आकाशवाणी से बोलते कि भैया ऐसा है, तुमसे ना हो पाएगा। लेट बांसुरी वालास भी बांसुरी वालास। खैर आज इंट्रो कैसे करना है भाई साहब? आज आज कैसे करेंगे इंट्रो? हम लोग हिंदी में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे? आज बात हिंदी में करेंगे, बात अंग्रेजी में करेंगे? देखिए, पिछले वाले जो पॉडकास्ट हुआ था उस पे सरप्राइजिंगली काफी लोगों ने देखा। मैंने पर्सनली 7 लोगों को शेयर किया था, आपने भी शायद 6-7 लोगों को शेयर किया मैंने था। 3 लोगों को शेयर किया था पिछली बार। इंशाल्लाह खैर। खैर। कुल मिला के फिर कितने 150 अभी तक व्यूज आ गए। हम्म। यानी कि इसको कंपैरेटिवली काफी लोगों ने देखा, और 1.5 घंटे का है तो एक बार से ज्यादा किसी ने देखा नहीं होगा, होपफुली। जाहिर सी बात है। यानी कि नंबर ए, हमने बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट बना दिया जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। या फिर नंबर 2, लोगों के पास कोई काम नहीं है, इन केस गेट हेल्प ब्रो प्लीज। नंबर 3 उन्होंने खोल अगर ये के आप बंद कर दिया, पॉडकास्ट व्यू सुन बढ़ रहे हैं। गई, किसी ने सुना कुछ नहीं। खैर जो भी है, जो भी है, इंट्रो करना है भाई, इंट्रो करेंगे हम। कुछ कुछ बताइए क्या बोले। कुछ देवी। नहीं, देखिए जिस टॉपिक के बारे में बात करना है उसी की बात करिए फिर। अरे उसके बारे में बात तो करेंगे, लेकिन पॉडकास्ट शुरू होता है थोड़ा फील आता है ना, कुछ बोलना वोलना पड़ता है कि और भाइयों बहनों और बहन के लौड़ों, मतलब कुछ कुछ तो बोलना बोलें, थोड़ा मसाला वसाला लगे, लोगों को लगे कि हाँ बढ़िया कुछ शुरू हो रहा है। नहीं, देखिए जो आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसकी इज्जत करते हुए उसके स्पिरिट में हम लोग कोई मतलब ढंग का ऐसे इंट्रो देते हैं। ढंग का। इक्वालिटी प्रमोट करनी है ना, समाज में सालों को लग रहा है कि नहीं, बराबरी पे नहीं रखे गए हैं। तो ऐसा करते हैं फिर, बोलते हैं वेलकम ह्यूमंस। क्योंकि ह्यूमन से जो वर्ड है ना, या आप कहीं भी लगा दीजिए, इंस्टेंटली लोगों को एकदम लगता है कि अरे इससे तो लिबरल आदमी फ़ायदा नहीं हो सकता कोई। क्या आप इंश्योरेंस चिंपैंजी के सेक्स के द्वारा पैदा हुए लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? भाई आई डाउट कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी हाई होगी कि इस पॉडकास्ट को वो सुने और समझें। अब ऑब्वियसली म्यूजिक की तरह उन्होंने प्ले कर दिया तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम बोलते हैं जस्ट ठीक पीपल ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। यही तो आप नहीं नहीं, यही तो आप प्लानिटिस्ट हो गलती रहा हूँ कर क्या रहे मैं? हैं। नहीं, आप पेलेंटिस्ट नहीं हो रहे हैं, आप ये पॉइंट भूल रहे हैं कि ज़्यादातर समय जिन लोगों को राइट्स की ज़रूरत होती है हैं? वो लोग खुद नहीं आते हैं प्रोटेस्ट करने, उनके बिहाफ पे कुछ बहन के लौड़े चले जाते हैं मुंह उठा के। तो वो तो भाई ये क्या तो बोले, यही दुनिया है भाई, अब यही दुनिया है। खैर, खैर। आप हमेशा किसी न किसी के खिलाफ तो सेग्रीगेट कर ही देंगे, जो हमें आज की बात पे लाता है। तो नमस्कार उससे करते हैं पहले सीधे। प्लीज़ लोगों से कुछ नमस्ते वमस्ते कर दीजिए। नमस्ते करते हैं सीधे, ठीक है? नमस्ते भैया, हम्म, नमस्ते। नहीं ऐसे नहीं करते, अच्छे से करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। देखा कैसे एवरीबॉडी बोल दिया भाई? समझ रहे हो, इंक्लूजनिस्ट हूँ मैं। बड़ा मतलब वसुधैव दह, कुटुंबकम में विश्वास दहला मार रखते हैं दिया ब्रो, आप। वासुदेव कुटुंबकम बोल दिया आपने, एलियनेट कर दिया आधे रिलीजन्स को। आई एम सॉरी। कैसे ओ बोल सकते हो? शीट। खैर। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द TES podcast. TES stands for the evolved species. We don't know why we are called that. Maybe we'll know one day, but that day is not today. So let's get into the meat and potatoes of today.
and the meat and potatoes of today appear to be, oh, what is this? Is this feminism? Is this a topic that's literally kerosene? Well, who knows? So, welcome to our podcast episode 2, Feminism. And today we'll be talking about feminism and the various forms it is found in, like an Ichhadari fucking Nagin. And today with me, I have again a never do well, a piece of shit who has nothing to do better than to do this, who is pretty well read in all sorts of shit. Welcome, Mr. Evergreen Desert. यो Yo bol diye. So today we will again try to converse in English, and by which I mean we're not going to converse in English. If you think this is going to be an English podcast, you're fucking wrong. Get your fucking Hindi ears ready, क्योंकि हम हिंदी में ही बात करने वाले हैं इसके बाद. तो हम लोग शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में. ये दूसरा टॉपिक, हम लोग किसी अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट करने वाले थे. इस टॉपिक पे आज हम क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं पंडित जी, आप कुछ एलैबोरेट कीजिए. देखिए, इस टॉपिक पे हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बीते हुए 2 हफ्तों में एक ऐसी घटना हो गई जिससे प्रोवर्बियली और ऑलमोस्ट क्वाइट लिटरली मेरी झांसू लग गई. हुआ ये अंडरस्टैंडेबल. कि एक बड़ी ही रेप्यूटेड कंपनी है जिससे मैंने कई बार प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है, यहाँ काफ़ी लोगों ने उसको यूज़ किया होगा, जैसे मिंत्रा नाम है. अच्छा अच्छा. अब मिंत्रा नाम की कंपनी वाले लोगों ने एक ज़माने में मंत्रा नाम के शब्द को बहुत ज़्यादा मतलब बास्टर्डाइज करके थोड़ा कूल बनने की कोशिश की, जिसका कर्म फल उन्हें भोगना पड़ा. भोगना पड़ता है भाई. जी जी, भोगना पड़ा इस तरीके से कि एक बड़ी, नाम नहीं याद है मुझे एनजीओ का, पता नहीं, बड़ी कुछ भी घटिया नाम सी हो, एनजीओ थी. कुछ तो नाम होगा. और अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखा था तो 70 पीनस उसमें से मैं काट के निकाल सकता हूँ. आई एम वेरी श्योर. अगर मैं मतलब तुलने पे आ गया कि मुझे हर चीज़ में कोई फैलिक ऑब्जेक्ट या कोई होल ढूंढना ही ढूंढना है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ लाइक इट्स अ वेरी इजी टारगेट एक्चुअली. हाँ, तो कुछ भी नाम रहा उनका. देखिए, कुल मिलाकर, जी जी, कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो एनजीओ थी अवस्था फाउंडेशन से, हम्म. उसकी जो चीफ है नाज पटेल जी. ना, नाम नाज है और काम ऐसा एक उन्होंने. सवाल है मेरा. इनके माँ बाप क्या इतने फोर साइटेड थे कि इन्होंने जब पैदा हुई हैं उन्होंने बोल दिया कि अरे नास पीटी, और नास पीटी भाई उसने बंदे के मुंह से निकला. ठीक है, डॉक्टर ने बोला व्हाट, तो उसने कवर अप कर दिया. ठीक है, उसने बोला ना ना, नास पटेल नास पटेल नास पटेल 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 लिखिए, पीटी नहीं. तो मतलब मुझे मुझे कुछ कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है. मतलब ऑब्वियसली ये जोक है. अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कि उनका नाम नास पीटी था, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. दिस इज़ जस्ट फॉर ह्यूमर. इसको लेके आपको ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर ऑफेंड हो रहे हैं तो वीडियो बंद कर दीजिए. बाय बाय. हाँ, तो हाँ, नास पीटी जी के बारे में आप क्या बता रहे थे. नाज पीटी जी ने फिर जाके मुंबई साइबर क्राइम सेल में एक कंप्लेन फाइल की कि ये जो मिंत्रा का लोगो है ये थोड़ा आपत्तिजनक है. आपत्तिजनक. आपत्तिजनक इस तरीके से है कि ये एक औरत के शेप में है जिसने अपने टांगे फैलाकर कैमरा की तरफ अपने पैर किए हुए हैं हम्म. और वो पब्लिक को अपने जननांग से वाकिफ करा रही है. अच्छा. जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. ये मैं मतलब शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये क्या गधा आदमी है. तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये तो मैं ऐसा मानना चाहता हूँ. तो जब मैं कॉलेज में था तो मैं 600 लॉन्डो के साथ, 600 प्यासे लॉन्डो के साथ एक हॉस्टल में रहा करता था, जिसमें कई लोग मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करते थे. और मैंने ऐसे ऐसे भेड़े मुट्ठलों को देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो बॉर्नवीटा पी पी के मुठ मारते थे. लेकिन उनमें से भी किसी की हबस के मैक्स पे इमेजिनेशन इतनी नहीं स्ट्रांग थी कि किसी मिंत्रा के डब्बे को देख के ऐसा सोच ले जाए. सर, मुठियाने की तो मैं क्या ही बात करूं. अगर जान पहचान के कुछ लोग देख रहे होंगे वीडियो, इस पॉइंट पे पॉज करके चले जाएंगे हंसने. हम्म. बहुत ही क्लासिक सिंड्रोम हो गया पॉट कटिल को काला कहने वाला, लेकिन फिर भी खैर. हम्म. देखिए, बात यह है, एक हंसी मजाक से इतर अगर हम इस टॉपिक पे अगर एक सीरियस बात करने की कोशिश करें जो हमारे पॉडकास्ट में जल्दी नहीं होता है. नहीं, होता है, होता है. एक बार शुरू होता है तो फिर रुकता भी नहीं है. इसीलिए थोड़े से जोक अभी घुसेड़ना दिक्कत जरूरी वही है. है. थोड़ा जरूरी है जोक घुसेड़ना, क्योंकि सीरियस तो होगा ये. समस्या समस्या यही है कि देखिए, ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसकी कहीं से भी ज़रूरत नहीं थी.
और मुझे नहीं अब यहाँ कहा लगता। जा सकता है ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी की कभी ज़रूरत नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप एक ऐसी बात सोचिए। आजकल एक बहुत ही पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा है, फोर्थ वेव फेमिनिज्म। हाँ, फोर्थ वेव आ चुकी है, अगर आपको ऐसा लगता था नहीं आई है या फिर अभी थर्ड वेव चल रही है, आप बहुत गलत हैं। एक पोस्ट मॉडर्न फोर्थ वेव फेमिनिज्म की ऐसी वेव आई हुई है कि जिसमें नंगा नाचने को, ठीक है, और नंगा घूमने को, फ्री द निपल जैसी चीज़ें शुरू हो रखी हैं। मतलब मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट नॉर फॉर दैट मूवमेंट, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज कि लेट्स से नंगाई इज नाउ बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड। एंड मुझे तो मतलब लिटरली तुम सोचो, देयर अ टाइमलाइन, ओके, नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस वन, जिसमें कुछ फेमिनिस्टों ने केस करके मिंत्रा के लोगों को वैसा करवा दिया होगा जस्ट सो दैट, समझ रहे हो, कि औरतों को वो एकदम फोर फ्रंट पे ला के, एकदम समझ रहे हो, जितने स्टीरियोटाइप है उनको ब्रेक करके, उनकी इनसिक्योरिटी पे अटैक करके, मतलब समझ रहे हो, उनको एकदम एम्पावर कर दें। दिस अ टाइमलाइन नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस वन, जहाँ पर इसका ऑपोजिट केस किसी औरत ने फाइल किया होगा कि नहीं ऐसा कर दो इनके लोगों को जिससे वुमेन एम्पावर्ड फील कर सकें। डू यू थिंक इट साउंड्स रिडिकुलस एट दिस पॉइंट? टू बी क्वाइट ऑनेस्ट एंड फ्रैंकली, इस पॉइंट पे कुछ भी चीज़ रिडिकुलस नहीं साउंड कर रही है जो ऐसी घटना हो गई है। भाई देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप न्यूज़ में खोलते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता कि एक बार ऐसा कुछ हुआ होगा। आप उसको देख के विश्वास कर ही नहीं सकते हैं कि किसी पढ़े लिखे अच्छे खासे सही दिमाग के आदमी ने ऐसे बात की, उसके ऊपर एक्शन हुआ और उसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, बट हियर वी आर। और सबसे अजीब मुझे लगा जो मिंत्रा ने बैक पेडल किया। उन्होंने सोचा कि भाई ये कैंसल कल्चर का ज़माना है, यहाँ पर मॉब इकट्ठा करना बहुत कलयुग में इजी हो रखा है। अगर हमने हल्का सा भी फाइट बैक किया तो हमारे ऊपर आ जाएगा सैलाब। हम भाई 3 कदम पीछे हटते हैं, हम अपना सामान बेचने आए, हम सामान बेच के जाएंगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया मेंटालिटी जिसको मैं बोलूँगा। इस तरह की मेंटालिटी अगर मुझे आदमियों में मिलती है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ की। लेकिन आप देखिए उस एक औरत ने एक बेफालतू की चीज़ पे, मतलब मैं फिर स्ट्रेस नहीं कर सकता। कोई भी मतलब डिजेनरेट से डिजेनरेट लड़का कभी उसको देख के ये नहीं सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में, लिटरली। और उस औरत ने उसको ऐसे पोर्ट्रे करके उन पे केस करके शी गॉट इट रिमूव्ड, एंड द कंपनी हैड टू रोल ओवर फॉर इट विदाउट अ फाइट। भाई देखिए, जहाँ तक ये बात आती है कि मिंत्रा ने बैक पेडल कर लिया, वहाँ एक तरफ मैं उन्हें पुसी बोलने के लिए मजबूर हूँ। नहीं, जो पुसी बोलने में पुसी थोड़ा तो वो फ्रेंकली डर है। भी लग रहा है। नहीं, पुसी तो डर वो भी लग है। रहा है इस पॉइंट पे बोलने में। क्यों डर क्यों लग रहा है? आप जेंडर इक्वालिटी के एडवोकेट नहीं है क्या? आप किसी को डिक बोल सकते हैं, आप किसी को पुसी नहीं बोल सकते? कैसी बात बात करते हैं? अपेरेंटली नॉट। क्यों आर यू नॉट एडवोकेट यार ऑफ देखिए, बात ये है ना, बात ये है कि ट्रू जैसे जेंडर मिंत्रा इक्वालिटी? वालों ने इस पॉइंट पे जैसे जब बैक पेडल कर लिया, तो उन्हें हम इसके लिए वास्तव में ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिजनेस वेंचर। हम्म। उन्हें अपनी सोशल इमेज से ज़्यादा अपनी क्वार्टरली बैलेंस शीट से ज़्यादा मतलब है। बिल्कुल। ये तो और फैक्ट अगर है भाई। उनकी सोशल इमेज उसको लेके डूब रही है तो फिर वो अपनी सोशल इमेज को जैसा भी ज़रूरत पड़ेगी ट्वीट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उनका धर्म है ना, क्योंकि उनका प्राइमरी धर्म तो पैसा कमाना है। वो एनीथिंग दैट। प्राइमरी धर्म पैसे कमाना है, और बड़े ही आयरॉनिकली हो सकता है कि अगर इन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी के लिए मना कर दिया होता कि हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम्म। बिच इज भी क्रेजी का उन्होंने महामंत्र बोल के आगे अगर वो बढ़ गए होते तो शायद उनका कुछ ऐसा नुकसान ना होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस नाटक को सपोर्ट कर दिया है, तो रीब्रांडिंग के चक्कर में, अपने सारे पैकेजिंग दोबारा बनाने में, उनके लॉजिस्टिक्स का इतना बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा ये कि उन्हें खुद भी लगेगा कि भाई क्या जरूरत थी हमें ऐसे बेवकूफ़ी का साथ देने की। तो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर तो वो तो जो वर्कर काम कर रहा होगा उसके लिए होगी ना भाई। वो जो टॉप पे जिसने डिसीजन की मेक किया उसके लिए थोड़ा ना ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर काम करने वालों के लिए है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, फिर किसी भी किसी हमें को एक इम्पैक्ट नहीं बहुत करेगी। पर्टिनेंट एग्जाम्पल मिल गया है कि कैसे कुछ लोगों के दिमागी फितूर, और इसके लिए और कोई शब्द नहीं है, लिटरली नहीं है ये आई हार्ड कुछ एग्री ऑन दिस लोगों वन। के कुछ लोगों के दिमागी फितूर की वजह से एक्चुअल लोगों को जो अपना काम काज संभाल रहे हैं, माइंडिंग देयर ओन शिट, उन्हें कितना सरदर्द उठाना पड़ सकता है और उसके रियल वर्ल्ड रिपरकशंस कितने ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैं जो मतलब एक। आज की हमारे जो अगर हम बहुत ही पहले टीएलडीआर देना चाहें लोगों को, हम्म। तो आज के हमारे पूरे टॉपिक का एक समराइजेशन ही है कि कुछ लोगों के दिमागी फितूर दुनिया में कितना चरस बोल दे रहे हैं। और हम उस चरस को हार्वेस्ट करने आए हैं। और जैसा मैं बता रहा था कि
अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कई चीज़ों में, नॉट ओनली दिस इशू, देयर आर अ बिलियन इश्यूज, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बट हवाई हवा में उस कॉन्सेप्ट को ज़रूरत से ज़्यादा आगे पुश किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये जो भयंकर वाले फेमिनिस्ट मूवमेंट थे जो अभी आए थे मीटू के नाम के, जी जी। आई रिस्पेक्ट दैट मूवमेंट वेरी मच, डोंट गेट मी रॉन्ग. उसने बहुत औरतों का बहुत भला किया था, बहुत इंडस्ट्रीज़ को बहुत भयंकर तरीके से एक्सपोज किया था. और वो जो धब्बा उस इंडस्ट्री पे लगा था, उसको धोने का तरीका बस एक है कि वो इंडस्ट्री सुधर जाए, और कोई उस धब्बे को धोने का तरीका नहीं है. मीटू वॉज अ ग्रेट मूवमेंट, बट मीटू इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट कि कितनी बुरी तरह, मतलब मिसयूज़ हो सकता है इन सब चीज़ों का. देर वर अ बंच ऑफ एक्यूजेशंस जो कि मीटू के टाइम पे लगे थे, दैट वर नेवर प्रूवन, बट दैट डिस्ट्रॉयड द पीपल दैट दे वर पुट ऑन. मुझे ये AIB वाले कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है. आई फ्रैंकली हेट देम. दे अपोलोजाइज टू द फकिंग चर्च, जिससे इंडिया में रिलीजियस कॉमेडी का कभी फाउंडेशन स्टोन ही नहीं ले हो पाया. दैट्स देयर फॉल्ट. अगर उन्होंने उस समय नहीं किया होता, एंड इफ दे अटैक्ड एवरीबडी इक्वली, इट वुड बी, मतलब आज अलग ही सीन होता. मुनव्वर फारूकी जैसे लोग जेल में नहीं होते. तो AIB was सच है। fucking uprooted due to Me Too, and at the end of the day, nothing was proven concretely, and their company is gone. Uh, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, ऐसे बहुत और एग्जांपल तुमको मिलेंगे. केविन स्पेसी का एक एग्जांपल है. उस पर गे लोगों ने लगा दिए थे, मतलब गे लोगों ने, मतलब क्या, लड़कों ने एक्यूजेशन लगाए थे. वो पब्लिकली होमोसेक्सुअल नहीं था, तो उन एक्यूजेशंस के बाद उसे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ गई, और एट द एंड ऑफ द कुछ प्रूव नहीं हो पाया. केविन स्पेसी लॉस्ट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट सीरीज, लाइक एंड शिट द एक्टिंग जॉब्स दैट ही वाज डूइंग. Similarly, Louis C.K. was hit very hard due to the Me Too movement, despite not being a monster. Louis C.K. ने सीधे सीधे उन लड़कियों से पूछा था कि कैन आई masturbate in front of you. उन्होंने बोला था हाँ, and I don't know what they expected. They thought it was a joke, whatever. And when he did what he said he would do, they were like, oh, हमारा तो sexual harassment हो गया. It's fucking hilarious. But that is the point. Like यहाँ everything. रिकॉर्ड पे मैं एक चीज ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे लुइस सीके का ही एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो एक बड़ी ही सुंदर सी चीज है जिसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है, जिसके नाम पे बहुत लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई, जिसका नाम है कंसेंट। ओ भाई, अब consent, अगर don't get me started on the concept of consent. नहीं नहीं नहीं, जैसे लुइस सीके वाले में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कंसेंट की थ्योरी को लेकर, कि जैसे आप बोलते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए औरतों को कंसेंट चाहिए, या फिर मतलब किसी भी इंसान का कंसेंट होना चाहिए। और जो कि होना चाहिए, जो आप कि अगर होना जो चाहिए. होना चाहिए ऑफ कोर्स, जो होना चाहिए, लेकिन अगर आप जितनी भी मतलब थोड़ा किंकी स्टफ की बात कर लें, BDSM की बात कर लें, या फिर थोड़ा मतलब नॉट नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें, अरे आप नॉट नॉर्मल तो जनरल उसके बिहेवियर की बात कर लीजिए. डाल के ठीक देखिए वो कभी भी अपने सही है, रंगीन कपड़े अपने सफ़ेद कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में. वो सब की बात सही है आपकी, लेकिन अगर आप इनकी सब की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी जब चीज़ें आती हैं जिनसे हम अग्री नहीं करते, तो दो लोग अगर आपस में कर रहे हैं, तो अगर तीसरा आदमी उन्हें देखता है तो उसे लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा है, फिर वो उस पर ऑब्जेक्ट करेगा। लेकिन अगर दो लोग अपनी पर्सनल स्पेस में कुछ काम कर रहे हैं जो कि परफेक्टली लीगल है, और अगर उनका कंसेंट इन्वॉल्व है, तो वो चीज़ बाद में उन लोगों के ऊपर वज्रपात बन के नहीं गिरनी चाहिए बेसिकली। यही यही बात आती है. हार्ड कंसेंट, सॉफ्ट कंसेंट, ये बहुत मडी हो जाता है. मतलब कंसेंट जैसी चीज़ का ग्रे एरिया हो गया विड्रॉएबल भाई. कंसेंट। हाँ, कंसेंट जैसी चीज़ का ग्रे एरिया हो गया. और मतलब फनी थिंग है इसकी, आई अग्री कि कंसेंट का भी ग्रे एरिया होना चाहिए. एग्जैक्टली हाँ या ना नहीं होता बहुत कुछ. बहुत देखो, ह्यूमंस में इनडिसीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है. एक्सट्रीमली डिसाइसिव ह्यूमंस जो होते हैं वो यूजुअली डिक्टेटर्स बन जाते हैं और पूरी दुनिया उनको मार के बगल कर देती है. तो एक्सट्रीम डिसाइसिवनेस इज़ नॉट अ ट्रेट ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमंस हमेशा अनश्योर रहेंगे कि हमें अच्छा ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. Their actions are not very concretely, let's say, rooted in hard decisions that they can make. तो पॉइंट बीइंग कि प्रॉब्लम यहाँ कंसेंट तब आती है। कंसेंट भी आपके अनसर्टनिटी को रिफ्लेक्ट करती है. तो आप कितने अनसर्टन हो, आप बोलते हो अच्छा ठीक है हाँ, एंड हाँ मतलब काफ़ी अंतर होता है. या फिर अच्छा ठीक है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे. तो ऑफ कोर्स, नो मैटर हाउ मीम्ड दिस इज, आई हैव टू से कंसेंट इज अ फकिंग स्पेक्ट्रम, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स प्रॉब्लम दीस डेज. देखिए, प्रॉब्लम ये आती है जब आप ऐसे ही मतलब
हवा हवाई फिल्मसी चीज को लॉ जैसी एकदम कोल्ड हार्ड सब्सटेंस बेस्ड एरिया के साथ कोलैबोरेट करके बिल्कुल, हिट द लोगों की फकिंग लाइफ के नेल ऊपर अप्लाई ऑन द करना फकिंग चाहते हेड हैं। यू हैव, जैसा योडा बोलते। अब जैसे कि एक विड्रॉवल कंसेंट आप समझते हैं क्या होता है? हाँ बिल्कुल, कि हाँ अभी आप कर लीजिए, बाद में विद मैं नाना करके आपकी माँ चोद दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये वो तो भाई उसको हरामजादगी कहा जाता है। उसको सजननी संभोगन, विड्रॉवल कंसेंट, सजननी विड्रॉवल संभोगन बोलते हैं कंसेंट उसको। इज कि मान लीजिए दो एडल्ट्स के बीच में सेक्सुअल एक्ट शुरू हुआ। हम्म। भाई कंसेंट से शुरू हुआ, ठीक है, सो फार सो गुड। हम्म। लेकिन बीच में मतलब सब चल रहा है एकदम, फूल आपस में मिल गए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, फ्लैट वाले ओनर को, मकान मालिक को नहीं पता अंदर क्या हो रहा। बीच में एक पार्टनर ने बोल दिया कि नहीं यार अब मेरा मन नहीं कर रहा, हट जाओ। उसने बीच में ही रिवोक कर दिया कंसेंट को। उसने बोला कि नहीं, स्टार्ट तो मैंने किया था, ठीक है चलो, लेकिन बीच में अब मेरा मन नहीं कर रहा, इसे कंटिन्यू नहीं करना है, चलो इसको हटाओ। अब ऐसे ऐसे लीगल प्रोपोजिशंस लाने की तैयारी हो रही है कि उसको भी क्रिमिनलाइज किया जा सकता है हाँ अगर ओके आपने ओके, आई रिमेम्बर। मिड एक्ट मिड एक्ट कंसेंट विड्रॉ कर लिया किसी ने और आपने उसका पालन नहीं किया। ये कैलिफोर्निया में शायद हो रहा है कुछ इसी तरीके, सिमिलर, मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर, कि हम्म। अगर आप कॉन्डम हटा देते हो मिड एक्ट, देन यू कैन बी नहीं नहीं, क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड फॉर इट। ऐसा कुछ सीन सीन उसको कैलिफोर्निया में वो एक लॉ तो आ एक रही चीज है, है, वो विच तो इज ऑफ कोर्स हो मोर और रहा है। लेस अ वेरी सिमिलर थिंग। एनीवे, वो ओवरटली हो रहा है और सेक्सुअल अंडरटोन्स को हटाइए, हम आते हैं हमारे मीटू वाले पॉइंट पे। पॉइंट कंक्लूड करने दीजिए भाई साहब, आप कहानी सुनाने लग गए। तो पॉइंट ये है कि मीटू जैसा मूवमेंट, भले उसने बहुत अच्छी चीज़ें की, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा दी हम लोगों को कि तलवार की जो एज है वो ट्विन साइडेड है, इट्स अ उस डबल पर एज गांठ फकिंग टिका स्वॉर्ड। के ना बैठे। बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि वो आपकी गांड में तो घुसेगी ही घुसेगी, आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसको भी डैमेज देगी, विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज आपकी गांड तो हील हो जाएगी, कुर्सी का क्या होगा बेचारी का। द पॉइंट बीइंग कि ऑल ऑफ दीज मूवमेंट्स, लेट्स से, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट कोट एंड कोट के लिए हैं, दे आर, लेट्स से, मतलब ये एक बहुत ही सर्टन, मतलब मी टू वॉज अ वेरी गुड मूवमेंट, उसको तो मैं क्रिटिक भी नहीं कर सकता, दैट इज़ द थिंग। मुझे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहिए था ऐसे मूवमेंट का जो कि जिसको मैं हिट कर सकता। लेट्स से मी टू को छोड़ देते हैं, लेट्स से ऑल ऑल अलोंग आई वाज टॉकिंग अबाउट द फ्री द निपल मूवमेंट, ठीक है। तो फ्री द निपल मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसका मुझे ये नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, इट्स फाइन, मतलब उसके अगेंस्ट भी कुछ ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ठीक है आदमी शर्ट उतार घूम सकते हैं, औरतों को क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस थिंग इज़ कि फेमिनिज्म को पहले ये तो देखना चाहिए कि अच्छा सारी औरतें उस पॉइंट तक पहुंच गई हैं कि नहीं, कि दे स्टार्ट डिमांडिंग फ्री द निपल। बहुत सी औरतें अभी ऐसी हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। बहुत सी औरतें अभी ऐसी हैं जो लिटरली, मतलब जिनको शिट की तरह ट्रीट किया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो औरतें हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, एंड आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली नेम रिलीजन्स। हिंदुज़म, जो लोग बहुत ही रिलीजियस और फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो देख लें, और इस्लाम वो भी देख ले, और अगर आप 1600 में पैदा हुए थे, आपको क्रिश्चियनिटी में भी ये सेम चीज़ दिखी होगी कि औरतों को एकदम नीचे दबा के वो लोग रखते थे, अभी भी रखते हैं। और सब लोग अभी एट पार नहीं है, दुनिया की हर औरत नहीं अभी जाके एकदम बाहर जंग लड़के आ रही है। अभी दुनिया की हर औरत अभी नहीं अप टू पार आ रखी है। अभी फेमिनिज्म नीड्स टू वर्क ऑन द फकिंग ग्राउंड एंड नॉट लेट्स से, अभी अभी आपने सिटियां बसाई सातवें नहीं। आसमान में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उड़ने का टाइम आएगा, आप उड़िएगा, उस समय आपको कोई नहीं रोकेगा। बट द थिंग इज द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट, इंस्टेड ऑफ फेसिंग और टैकलिंग और टॉकिंग अबाउट दोस प्रॉब्लम्स, यू आर क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग द लेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि ओ देखो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है, गलत डेली बेसिस पे हो रहा है, आप उस गलत के बारे में बात नहीं करोगे, आपको एक फर्जी का गलत बना देना है, क्योंकि यू आर यहाँ पे चलिए पोस्ट हमारी ऑडियंस मॉडर्निस्ट के सामने एक कुंट। और एक और टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाए, ट्रू जेंडर इक्वालिटी का। ट्रू जेंडर इक्वालिटी, भाई ट्रू जेंडर इक्वालिटी का सिर्फ एक मतलब होता है, विल यू स्लैप अ वुमन फॉर द सेम थिंग यू आर गोइंग टू स्लैप अ मैन फॉर? वेरी ब्रॉड स्वीपिंग जनरलाइजेशन बट ओके। नहीं नहीं नहीं, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या किसी आदमी ने अगर कुछ ऐसा बोला जिसके लिए आप उसका मुंह तोड़ देते हैं, आप एक औरत का मुंह तोड़ोगे सेम चीज़ बोलने के लिए?
तोड़ेंगे से ज्यादा शायद बड़ा सवाल होना चाहिए, क्या आप तोड़ सकते हैं? हाँ, अब ये बहुत बहुत प्यारा सवाल आपने पूछा, एंड द आंसर इज फकिंग नो। इसमें एक तीन अक्षर का बड़ा सुंदर शब्द आ जाता है, कैन यू स्लैप अ वुमन एंड गेट अवे विद इट? आई थिंक डिपेंड्स अपॉन द पावर डायनेमिक एंड क्या सीन है, इट्स हाईली सिचुएशनल। बट इन जनरल अगर अगर मुझे हाथ छोड़ना होगा किसी लड़के पे और किसी लड़की पे, तो देर इज 70% चांस कि मैं लड़के पे छोड़ दूंगा लेकिन लड़की पे नहीं छोड़ूंगा। इफ यू गेट व्हाट आई मीन, लड़की पे हाथ छोड़ने का चांस इज लाइक 20% एट बेस्ट। तो like I said, true gender equality is just like true biological gender equality. It does not fucking exist. हमारी सोसाइटी अलग अलग पावर मतलब पावर स्ट्रक्चर्स के साथ इवॉल्व हुई है। अब आप उसको पेट्रियार्की बोल के चिल्ला लीजिए, चाहे कुछ बोल के चिल्ला लीजिए, हर सोसाइटी सिमिलरली इवॉल्व हुई है। मतलब मोर और लेस कुछ एक आध दो मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ को छोड़ दीजिए तो मतलब इन जनरल मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट इवॉल्व इन अ पेट्रियार्कल वे। ठीक है, I never say it's the best way, I never say it's the worst way, but the thing is that is how it turned out, and it turned out like that because biological differences exist करते हैं आदमी औरतों में, and instead of painting over those differences हमको उसके अराउंड प्लान करना चाहिए। कि यहाँ एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि हमारे यहाँ ट्रू मेट्रियार्कल सोसाइटीज कभी नहीं देखी गई हैं। अगर आप मेट्रियार्कल और मेट्रीलिनियल में फ़र्क समझिए पहले तो, कि मेट्रियार्कल होता है कि जहाँ एक औरत हेड करती है पूरी क्लैन, और उसके पास एक्चुअल पावर भी होती है, वो बाय नेम बस नहीं हेड करती है। हम्म वो हमारे यहाँ कभी भी नहीं देखा गया। मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हमारे यहाँ हुई हैं, केरला में हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट में आज भी होती हैं। हम्म उन सोसाइटीज़ में जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपकी जो हेरिटेज राइट्स होती हैं सारी की सारी, वो औरतों के थ्रू आती हैं। हम्म माँ से बेटी को ऐसे करके, बाप से बेटे को नहीं। हम्म वहाँ भी देखा जाता है कि एक बड़ा ही पेक्यूलियर सिस्टम बन गया है, क्योंकि पेट्रियार्की वहाँ भी है लेकिन वो मेट्रीलिनियरिटी के साथ आ गई है अब। हम्म तो ऐसी समस्या जहाँ होती है वहाँ ये देखा जाता है कि भाई, तो आपने इक्वालिटी के लिए प्रयास तो बड़ा अच्छा किया, हम्म लेकिन आप उसको एक्चुअल में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बस टूटती दीवार को ऊपर से पेंट कर रहे हैं। हम्म आपने दीवार तोड़ के फिर अंदर पाइप ठीक करने की कोशिश नहीं की। वही है। अब क्या क्या मैं बोलूँ कि ब्लेम करना इज ईजियर ना, rather than टू वर्क टू ऑप्टिमम सॉल्यूशन। बट ठीक है, अब इसमें फिर वही है, मैं बोलूँगा स्कैंडिनेविया का एग्जांपल दूंगा, कैसे वहाँ पर सोसाइटी का अलग सीन हो रखा है, कैसे मेन एंड वुमेन जब उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी गई तो वो खुद ही सेटल हो गए। आदमी सारे जाके इंजीनियर बन गए, औरतें सारी जाके डॉक्टर बन गई। इनहेरेंट टेंडेंसीज होती हैं ह्यूमंस की, ब्ला 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 मैं बोलूँगा, मुझे लोग ट्रोल बोलेंगे, ऑल्ट राइट बकवास बोलेंगे, बट दिस इज़ फैक्ट। आप आर्ग्यू करना चाहें आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट इट्स इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू अगेंस्ट फैक्ट्स। एनीवे, तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे जो हम मेक करने की कोशिश कर रहे थे। हम मेक करने की कोशिश ये कर रहे थे कि इससे पहले कि आप मार्स पे मिसाइल फेंकिए, आप कुआं तो खोद लीजिए हर गांव में। और हर गांव में से मेरा मतलब ये नहीं कि दुनिया के हर गांव में खोद लीजिए, आप अपने अपने गांव में खोद लीजिए। बट अपेरेंटली दीज मूवमेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि ग्राउंड लेवल पे या इनहेरेंटली सोसाइटी में ये सब चीज़ें करने से पहले हमें फ्रिंज चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और यहीं और पर देखिए यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है, हमें इससे पहले देशद्रोही बोल दिया जाए, क्योंकि इंडियंस ने ओरिजिनली यही किया। हमारे यहाँ हर गांव में कुआं नहीं, फिर भी अब मार्स पहुंच गए। नहीं, हर गांव में इस कुआं तो है, डाइकोटोमी के साथ बिजली अलग चीज़ होती है, कुआं अलग चीज़ होता है। मैंने राजस्थानीज वुड लाइक टू नो योर लोकेशन। Rajasthanis would like to show you their fucking Baolis, bro. Rajasthanis don't give no fucks. Those people, they have been living in that desert since the times that you like. They've been living there too long. खैर, राजस्थान में कुएं होती है, कुआं नहीं, कुएं आप लोग जाके गूगल कर लीजिए प्लीज। अब इतना टाइम नहीं मेरे पास बैठ के कुएं समझाऊं। खैर, तो हाँ चलिए, अब हम आते हैं, एक काम करते हैं बात ये हम। हो रही है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये भी रखना चाहूंगा, कि जैसे जो ये आर्गुमेंट है कि आप पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर औरतों के लिए ठीक करके उसके बाद आगे की बात करिए, उसकी भी एक करोलरी ये है कि जो औरतें जिस स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, उन्हें और आगे जाने के लिए और अपनी राइट्स मांगना बिल्कुल जस्टिफाइड है, जायज़ है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो राइट्स आप मांग रहे हैं, क्या उसकी आपको ज़रूरत है?
अरे ये तो क्योंकि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर व्यू, लॉज जहाँ जितने ज़्यादा होते हैं और आर्बिट्ररी नहीं होते हैं, जहाँ जितने जस्टिफाइड लॉज होते हैं, वहाँ फ्रीडम और लिबर्टी की उतनी ही ज़्यादा मौजूदगी देखी जाती है। फ्रीडम से लोग समझ लेते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम हो, पूरी लिबर्टी हो, चाहे जो मन करे करे। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में आपको ये भी रखना है, उस समाज में आप अकेले नहीं हैं। और लॉ आपको अकेले जितना फ्रीडम चाहिए, अगर हर आदमी को उतना दिया जाने लगा कि जो मन में आ रहा है करो, फिर वो अल्टीमेटली उसके लिए बड़ा सुंदर टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं अराजकता, हाँ, एनार्की। एनार्की। अरे और भी बातें हैं, लॉज आप क्या बनाओगे? लॉज लॉज तो मैंने देखी है ना बनती हुई अपनी ज़िंदगी में, जब से पैदा हुआ हूँ तब से अनफेयर लॉज में ही जी रहा हूँ, तो मुझे तो पता है कि हमारे ऊपर मतलब एक अंगूठा रख के दबाया जाने की कोशिश करके, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारे ऊपर एक अंगूठा रख के दबाया जाने की कोशिश तब से की जा रही है। हर बार जब भी कोई मेजर केस होता है इंडिया में, लेट्स से किसी औरत को मार देते हैं, किसी औरत का रेप हो जाता है, तो 70 लोग चिल्लाते हैं कि वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज, वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज, वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज। कोई ये नहीं चिल्लाता कि ओ हमारे पास ओ ऑलरेडी लॉज है, ओ रेप इज़ अ क्राइम, ओ व्हाट द फक, आज आज से पहले तक तो नहीं था, हमें तो लॉ चाहिए रेप क्राइम। दैट इज़ द प्रॉब्लम, हमारी एग्जिस्टिंग लॉज को एनफोर्स हम करते नहीं हैं। वो कौन से 3 पार्ट होते हैं भाई साहब? बहुत चीज़ों के बहुत तीन लेजिस्लेटिव, पार्ट होते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हाँ, तो जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, वो उस लॉ को एनफोर्स नहीं कर पा रही है। अगर अगर एनफोर्स कर देती तो क्रिमिनल तो ऑलरेडी है ये, बट क्या फ़र्क पड़ता है जहाँ किसी को। एग्जीक्यूटिव एनफोर्स कर भी दे रही है, तो आपको जुडिशरी पेंडेंसी के केसेस पे अगर हम जाने लग जाएं तो फिर हमारा अगला 1 घंटा निकल जाएगा। बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती के लॉस बनाने से अच्छा है जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है हम उसको तो एटलीस्ट इम्प्लीमेंट कर दें, जिससे मतलब एक बेसलाइन तो सेट हो जाए। लेकिन नहीं, हमें तो स्ट्रिक्ट, वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज, वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज भाई। कोई कुछ 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 केस हुआ, 70 स्टेटस मुझे दिखाई देते हैं वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज के। क्या है, इन लोगों को कोई अंदाज़ा है उन लॉज का क्या मिसयूज़ होता है? ऑफ कोर्स नॉट, इन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है। मिसयूज होता है, उसके अलावा भाई लीगल तरीके से आप किसी को सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या दे सकते हैं? कैपिटल पनिशमेंट। फांसी कैपिटल लगा दीजिए पनिशमेंट साले को, नहीं मिलती खत्म कर भाई, दीजिए। कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती लेकिन अब। दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में कैपिटल पनिशमेंट बैन हो चुकी है। और कहाँ? इनमें से कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल सिनेरियो इंडिया से बहुत नीचे है। फिलीपींस। तो हम तलवार दिखा के भी लोगों को वो डर नहीं बिठा पाते जिसकी ज़रूरत हम समझते हैं लॉ के थ्रू लाने की। यार बहुत सी दिक्कतें हैं इस चीज़ के साथ। पब्लिक एग्जीक्यूशन, टॉर्चर जैसी चीज़ें अब मेन स्ट्रीम नहीं रह गई हैं, जो कि लोगों में फियर इंस्टिल, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो बोलना है वो भी, उसका भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो सकता है दोनों साइड से। पब्लिक एंटरटेनमेंट कितना बड़ा बंद हो गया, खैर। हाँ, कोलोसियम भाई बंद कर दिया, वहाँ आज भी अगर लोग मर रहे होते कट के तो अच्छा लगता देखने में। खैर, तो पॉइंट यही है कि थोड़ा सा वो वाला हिसाब थोड़ा सेट करना चाहिए इन लोगों को कि दे शुड इम्प्लीमेंट दीज लॉज, दे शुड एनफोर्स दीज लॉज, दे शुड फकिंग एग्जीक्यूट दीज लॉज टू अ फकिंग टी, जिससे कोई भी नॉट मैनी पीपल कैन स्लिप थ्रू द क्रैक्स, लेट्स से। और आपने देखा ही है कि ऐसी लॉज अगर किसी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, दे एंड अप गेटिंग फकिंग मिसयूज्ड। मैंने तो भाई रोड पे एक्सीडेंट पे भी लोगों को SC एक्ट लगाते देखा है। आई एम नॉट शिटिंग, मैंने कोर्ट में गवाही सुनी है, सुनी नहीं एक्चुअली, मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी, कि वो बंदा, एक्सीडेंट होता है, वो बंदा बोलता है कि सामने वाला कार से उतरा, उसने मेरी जात पूछी और उसके बाद उसने मुझे मारा, which is very strange। मतलब if that happened, okay, that's fucking hilarious, but I'm pretty sure कि ऑन ऐसा कुछ टुडेज एपिसोड ऑफ थिंग्स विच नेवर हैपेंड। नहीं। yeah। तो यही पॉइंट है कि लॉज को मिसयूज़ करना बहुत ईजी है, और ये तो मतलब अगर आपने किसी XYZ ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ बना दिया तो यू बेट योर टॉप डॉलर कि वो लॉ वो ग्रुप मिसयूज़ करेगा ही। जस्ट लाइक वही है, फिर लोग इस्लामोफोब इस्लामोफोब चिल्लाएंगे। जस्ट लाइक मुस्लिम्स इन द वेस्ट, उनको अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत, मुस्लिम इवन इन इंडिया, उनको अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत 70 ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फ्रीडम है। And what they end up doing is they end up spitting in the face of the Indian education system by establishing a parallel education system, which the government allows them to do, which the same is not allowed to Hindus.
विच इज़ वेरी खैर चलिए, वियर्ड. हमें उस डिबेट में नहीं पड़ना। दैट इज़ अनदर फकिंग एपिसोड. तो कहने का वो मतलब ये अगले नहीं है, एपिसोड कहने के का लिए हो मतलब ये सकता है। कि बात आप चलिए लोगों पे जरा एक इंट्रोड्यूस करिए कॉन्सेप्ट जिसका हमने डिस्कशन किया था। सारी वेव समझाइए। आपने बड़ा कन्वीनियंटली डाल तो दिया कि फोर्थ वेव आ गई है, हम जानते नहीं अच्छा, अब। हाँ तो हाँ तो हम श्रोताओं को जरा बताइए कि वेव सिस्टम होता क्या है। कि हम इससे पहले हम जाने कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि हम रास्ते में पानी कहाँ मिलेगा? पानी तो ठीक है, हम आए कहाँ से हैं. और पानी मिलेगा वेव्स में, और वेव्स की बात करते हैं तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म भाई की. हमारे पूर्वज तो प्रतापगढ़ से आए थे, तो अपना देखो। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे भाई, आप परेशान मत होइए. तो हम कहने वाले थे कि जैसे आपको याद होगा कि किसी ने आपको पढ़ाया होगा 10वीं 9वीं में कि अच्छा, किसी आदमी ने फ्रांस में द राइट्स ऑफ मैन करके एक चीज़ लिखी थी. उसके 4 दिन बाद कौन औरत द राइट्स ऑफ वुमेन करके लेके आ गई थी, वुमेन एंड मैन आई थिंक उसने किया था. एंड दे डिमांडेड इक्वल सफरेज फॉर वुमेन. और मोर और लेस लेट्स से, सफरेज मंझे पॉलिटिकल राइट्स। हाँ हाँ, मोर और लेस. तो उन्होंने वो मांगा उस समय फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय बीत रहा था या चल रहा था. नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन बीत चुका था, उसके कुछ समय बाद की बात है. तो खैर, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वहाँ से शुरू हुआ, जहाँ पर वुमेन ने इक्वल राइट मांगी पॉलिटिकली, लेट्स से टू मैन. उनको हर चीज़ में मैन के बराबर राइट चाहिए थे, उनकी जीने का हक मैन से कम नहीं था. और उससे मतलब आई कुड नॉट अग्री विद द सोशल मूवमेंट मोर देन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने वुमेन के लिए उतना किया ना जितना, मतलब लिटरली आप सोचिए, डार्क एजेस क्या, 10,000 BC से लेके उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वुमेन के लिए उतना नहीं हो रखा था जितना फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ने कर दिया था. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी था, मॉडर्न टाइम्स आए, धीमे धीमे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, स्लेव ट्रेडिंग शुरू हो गई, यू नो, वर्की वेरी गंद फैलती गई। हंकी डोरी शिट. और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ओ तब सडनली लोगों को लगा ओ शिट, हमको तो अब लोग चाहिए काम करने के लिए फैक्ट्रियों में, ओ आदमी कम पड़ रहे हैं, ओ अब क्या करें. तो औरतों ने बीड़ा उठाया, औरतों ने बोला चलो हम निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं. और मोस्टली ये बहुत ही फ़नी बात आपको लगेगी, बट आदमी क्यों कम पड़ गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज, लेट्स से इट वाज स्प्रेड अप जस्ट टू फ्यूल द फकिंग वॉर दैट हैपेंड. वो 1930 40 50 60 वाला समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकदम सर चढ़ के बोल रहा था. शुरू तो 1800 से ही हो गया था, बट मोर और लेस उस समय सेकेंड वेव फेमिनिज्म की नहीं आ रखी थी. उस समय उतना वुमेन को बाहर निकल के काम नहीं करना पड़ता था. सेकेंड वेव फेमिनिज्म की आई जब उनको चाहिए थी इक्वल पे, इक्वल चीज़ें, बाहर निकल के वर्क प्लेस में इक्वालिटी जब चाहिए थी, तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म की आई. मार फेमिनिस्टों ने स्पीच पे स्पीच दी. एंड द फन थिंग इज कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज समथिंग दैट आई अग्री विद इवन मोर देन द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. कभी कभी मेरे गुस्सा आती है, मैं बोलता हूँ कि यार ये औरतों को नहीं होना चाहिए हक, लेकिन कभी भी मैं ये राइट टू वोट नहीं होना चाहिए या समथिंग सिमिलर. बट just as the first wave of feminism established that women are not property, the second wave of feminism tried to cement कि नहीं, women बराबर हैं आपके. And all the power to it, all the power to that movement. अब बट मामला दिक्कत कब शुरू होती है? 1960 में सारी औरतें बाहर निकल के काम करने लगीं, सारी औरतों को बाहर काम करने के लिए एक्सेप्टेंस मिल गई. पहले कहाँ घर पे रहना पड़ता था, होम मेकिंग वाला सीन था. अभी बाहर निकल के काम कर रही हैं, पूरी एक इंडस्ट्री जिसको हम लोग बहुत प्यार से, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता है, मेकअप एंड फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, हाँ। कॉस्मेटिक्स फैशन, ये दुनिया की बहुत, मतलब आई थिंक इट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द इसका बिगेस्ट। एग्जिस्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि 1960 का ये मूवमेंट शुरू हुआ था सेकेंड वेव फेमिनिज्म का. दैट इज व्हाई दिस एग्जिस्ट्स. एनीवे, तो पॉइंट बीइंग कि ठीक है, सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था, बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत सी किंग्स थी इसमें. किंग्स एज एन बेंड्स इन अ वायर, नॉट एज एन द अदर थिंग. तो बहुत सी किंग्स थी, औरतों की सिचुएशन को लेके बहुत दिक्कतें थी. तो एक फाइनली बॉइलिंग पॉइंट आया जब एज ऑफ इंफॉर्मेशन का डॉन होना शुरू हुआ 1990 में, और उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं थर्ड वेव फेमिनिज्म. अब थर्ड वेव फेमिनिज्म एक ऐसी चीज़ है ना जिसका ना सर है ना पैर है ना हम लोगों को समझ है. लोगों को छोटे छोटे सोशल इनजस्टिस दिखना शुरू हो गए, और छोटे छोटे सोशल इनजस्टिस को अब वो एकदम बढ़ा चढ़ा के फैलाने लग गए, क्योंकि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है. आप कहीं से भी कुछ भी भौंकिए, वो सरहद पार, समुद्र पार, सब जगह आपको सुनाई देता है.
तो just like any other thing, they started, let's say, billowing about shit is not a good word, things that are not जहाँ really. उन्होंने एक बड़े ही प्रचलित सोशल फिनोमेना का स्टार्ट किया जिसे हम पॉपुलरली रंडी रोना कहते हैं। हाँ, मोर और लेस। और मतलब लिटरली, मतलब सिविल राइट्स तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में मिल गई थी औरतों को, ठीक है, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में। सोशल, पॉलिटिकल राइट्स भी मिल चुकी थी तब तक। हाँ, सोशल इक्वालिटी मोर और लेस सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने वो कर दिया था। अब थर्ड वेव फेमिनिज्म की बात क्या है ना, आपको थर्ड वेव फेमिनिज्म के आप टॉकिंग पॉइंट्स के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है थर्ड वेव फेमिनिज्म किस बारे में बात करता होगा? कि अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो औरतें हैं उनकी दिक्कतों को हम समझते हैं, हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है थर्ड वेव फेमिनिज्म ऐसा है? No, you are fucking wrong. Third wave feminism is about intersectionality, trans feminism and sex positivity. मतलब आप सोचिए, कहाँ एक ज़माना था जहाँ पर आप सोशल इनइक्वालिटी को फाइट कर रहे थे। वाई इज़ मैन बिगर ग्रेटर दैन वुमेन, जो हमारी सोसाइटी में हार्ड वायर्ड सी चीज़ है। कहाँ एक ज़माना था लोग उसको चैलेंज कर रहे थे, एक्चुअल प्रोग्रेस कर रहे थे। अभी आप वेजिटेरियन इको फेमिनिज्म शुरू कर दिए हो और आपको मतलब नहीं है कि दुनिया में कहाँ तक सेकेंड वेव फेमिनिज्म पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, कहाँ तक औरतों को इतना एम्पावर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है कि वो एक आदमी के भरोसे न रहें अपनी पूरी ज़िंदगी। बट नहीं, उससे किसी को मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है कि भाई नहीं। फकिंग हिलेरियस। एंड द फनी थिंग इज़ कि एक है बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। पांडे जी, आप थोड़ा दर्शकों को, श्रोताओं को बताएंगे पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, मैंने 15 मिनट पहले पढ़ा है पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, उसे पढ़ के मेरी फट गई है। मैं बताने की हालत में नहीं हूँ, इतनी बकचोदी मैं नहीं बता सकता भाई, सॉरी। नॉट ऑन अ थर्सडे। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा मूवमेंट था, ठीक है, बहुत बहुत आइडियाज़ का बहुत प्यारा था पोस्ट मॉडर्निज्म का। पोस्ट मॉडर्निज्म सेड कि अच्छा ठीक है, जो हमारी सोसाइटी और कल्चर में एम्बेडेड आइडियोलॉजी है, ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, हम लोग उनको रखेंगे साइड में और हम लोग एक सिनिकल लेंस से देखेंगे, एक स्केप्टिक लेंस से देखेंगे और हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वेरी नाइस, बेसिकली वो साउंड्स वेरी गुड। थ्री इडियट्स का वो रैंचो था जो हर चीज को खोलना चाहता था पेचकस लेके, लेकिन उसको बंद नहीं करना जानता था। मोर और लेस बिल्कुल सही बात। एंड इफ यू फॉलो दिस शिट, यू नो कि इट्स 2 steps अवे फ्रॉम कम्युनिज्म, दिस पोस्ट मॉडर्न बुलशिट। तो अभी पोस्ट फेमिनिस्टों ने उठाया एक टेलीस्कोप जिसपे आगे लगा हुआ था पोस्ट मॉडर्निज्म का लेंस। और मतलब लिटरली, मतलब आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, फेमिनिज्म वाले मूवमेंट को बिलिटल कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, अगर आपको लगता है ये मिंत्रा वाला जो सीन है ये ऐसे ओवरनाइट हो गया तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। उन्होंने वो उठाया टेलीस्कोप जिसके आगे पोस्ट मॉडर्निज्म का लेंस लगा था और उन्होंने थर्ड वेव फेमिनिज्म, कुछ लोग तो बोलते फोर्थ वेव भी आ रखा है, खैर मैं पोस्ट मॉडर्न थर्ड वेव फेमिनिज्म के बारे में भी बात करूंगा। तो उन्होंने लगाया वो लेंस अपनी आँख में, वो टेलीस्कोप अपनी आँख में। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के वो एकदम, मतलब समझ रहे, फुल फ्लेज्ड फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में पहुंच गए। और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जब, मतलब आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और लॉजिक को चैलेंज करके, पोस्ट मॉडर्निज्म सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है, आपके सोशल बायसेस को एलिमिनेट कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। बट जब आप इसको थर्ड वेव फेमिनिज्म के साथ कंबाइन करते हो तो जानते हो क्या होता है कि वो बहुत ही एसेंशियलिज्म को रिजेक्ट कर देते हैं, वो फिलॉसफी को रिजेक्ट कर देते हैं, वो फैक्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं कि अच्छा ये फैक्ट्स तो है ही नहीं। और क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि उनके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको उनको जस्टिफाई करना है। एंड मतलब समझ रहे हैं, ये इट इज़ नॉट अ जोक, ये मतलब एंटाइटलमेंट की सी। पराकाष्ठा पे पहुंच गए। और सबसे मजे की बात, अगर जानते हैं सैडेस्ट पार्ट, देयर आर अ बंच ऑफ फकिंग क्रेजी फेमिनिस्ट्स हु डोंट नो व्हाट द फक दे आर टॉकिंग अबाउट, but there also are very good feminists who know what the fuck they're talking about and they can logically back it up, not morally, not in a weird way, they can emotionally, they can logically back it up। and ऐसे feminist लोगों की आवाज़ इस इन चूतियों की नॉइज़ में ड्राउन आउट हो जाती है, जो कि बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। मतलब आज भी अगर कोई
जैसे हमारे ही शहर में अगर कोई औरत काम कर रही है दूसरी औरतों के लिए, ऐसी औरतों के लिए जिनके आदमी पीते हैं और उनका पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं, औरतों को काम करना पड़ता है दूसरे लोगों के घर में, कोई अगर औरत ऐसी औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है, उनके लिए सोच रही है, उनके लिए उसने सोसाइटीज़ बनाई हैं, उसके लिए हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, तो ऐसी औरतों के बारे में आपको ना पता होगा ना आप जानेंगे। अगर आपके घर में ऐसी कोई औरत काम करने आती होगी तो शायद आपको पता होगा, नहीं तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में। या किसी दिन दैनिक जागरण वालों ने उठा के उसके या ऊपर एक किसी बाल्ट दिन छाप दी। दैनिक जागरण वालों ने उठा के छाप दिया, तब आपको शायद पता चल जाए। मोर और लेस आपको नहीं पता चलेगा ऐसे लोगों के बारे में। और क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि फ्री द निप्पल चिल्लाने वाले लोगों को और मिंत्रा के लोगों को चेंज करवाने वाले लोगों को ज़्यादा स्पॉटलाइट मिल रखी है। और अब और यहाँ हमारे वैल्यूएबल कस्टमर जिन्होंने हमारा पिछला पॉडकास्ट सुना था, हम वहाँ से मेंटल हेल्थ के ऊपर से एक कॉल बैक लाना चाहेंगे कॉल कि बैक। अंत में स्पॉटलाइट वही लोग पूरी छेक ले रहे हैं जो लोग उसके बारे में ज़्यादा चिल्लाने की केपेबल हैं। और अनफॉर्चुनेटली चिल्लाने के जो लोग ज़्यादा केपेबल हैं वो सही बातें कर नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको चिल्लाना आता है ना, उनको सोचना थोड़ा ना आता है। खैर, तो अधचल गगरी छलकत जाए जो आपने घुमा फिरा के बोला है, उसके बाद आप अब बताइए जरा इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, थोड़ा और जान जाए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एकदम समझ रहे फुल फ्रंटल अटैक करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग कितने मिसोजिनिस्टिक एक दिन में हो सकते हैं, और क्या मिसोजिनी पॉइजनिंग एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो कितने पे आदमी मर जाता है। भाई देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें फेमिनिज्म की, तो अगर हम बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट हो यहाँ पे, तो फेमिनिज्म जिस प्रकार की फिनोमेना है वो अनफॉर्चुनेटली एक वेस्टर्न इम्पोर्ट है। भारत में फेमिनिज्म को कभी उतना ज़्यादा इम्पेटस नहीं मिला क्योंकि हमारे यहाँ रिलीजियस सैंक्शन या हर प्रकार से एक बता दिया गया था कि औरतें सबॉर्डिनेट हैं। इवन इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस उसका एक एडवांटेज ये था कि उन पे बहुत ज़्यादा ज्यादती नहीं की जाती थी एंटिक्विटी के काल में, एंशियंट काल में। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ मिडिवल टाइम्स में उनके ऊपर ज्यादती की जाने लगी और कभी कोई इतना खास मूवमेंट ऐसा हुआ नहीं जिसे हम पिन पॉइंट करके कह सकें कि नहीं, ये इंडिया में फेमिनिज्म का डेवलपमेंट यहाँ से हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरह ही फेमिनिज्म का जो मॉडर्न फॉर्म है और बाय द वे, मैं वो भी यहाँ एक पर एक वेस्टर्न इम्पोर्ट है। छोटा सा फक यू बोलना चाहूँगा ऋषि उद्दालक को। अगर आपको ऋषि उद्दालक के बारे में नहीं पता है, आप जाइए उनके और उनके पिताजी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगी। और क्यों ऋषि उद्दालक क्या ने। ये वही वाले अंकल हैं जिन्होंने खुलेआम सेक्स करने को लेकर मनाही कर दी? हाँ, ये वही वाले अंकल है जिन्होंने ओह शिट। मोनोगमी को बेसिकली इनग्रेन कर दिया इंडियन वैल्यूज़ में। खैर, इनका भी लॉजिक था, इनकी भी मतलब इनकी भी रीजनिंग थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू कर दिया था, बट आई वुड लाइक टू से स्मॉल फक यू टू ऋषि उद्दालक। आप कंटिन्यू करिए। तो आप बोल रहे थे कि कोई नेवरदलेस पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि इंडियन हिस्ट्री में कहाँ पर पिन पॉइंट नहीं एक्चुअली कर सकता। फेमिनिज्म और शुरू बड़े हुआ। ही इंटरेस्टिंगली जो आज फेमिनिज्म का हमारा कंसेप्शन है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, ओ नो इंडियन नो नो, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे मतलब पॉइंट्स पे देखा गया है ये वाली फिलोसफी को अपनाते हुए कि मेन एंड वुमेन आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। but they have very different roles to play, but within which they can be treated respectfully and they can have a very dignified place in society. एग्जैक्टली। और जैसे जैसे फॉर हम बोलते एग्जाम्पल हैं। आप मैत्रेयी को देख लीजिए, गार्गी को देख लीजिए, कितनी मतलब ऐसे लर्नेड स्त्रियां हुई हैं पुराने ज़माने में। अरे वो मंडन और मिश्र वाला किस्सा अगर शंकराचार्य जी आपको को सुना भी। हो। हम्म। मंडन मिश्र वाला अगर आपने किस्सा वही वही किस। उभय भारती उनकी हाँ, मेहरारू थी जो मेहरारू थी। शंकराचार्य जी का मतलब विजय रथ रोकने वाली एकमात्र औरत थी, औरत क्या एकमात्र इंसान ही थी। हाँ, इंसान थी, औरत औरत तो बोलना ठीक नहीं। आप इन सब चीज़ों को देखना अगर शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, औरतों की अच्छी जगह थी, लेकिन उन्हें नेसेसरली इक्वालिटी गले के नीचे जो थोप देने वाला कॉन्सेप्ट हमारा आज के फेमिनिज्म में है वो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और अब अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बात आती है नहीं नहीं, कि जब हमारे यहाँ फेमिनिज्म मैं बोलना चाह रहा था कि अभी आप देखिए, अगर कोई औरत अपने पति की तरफ या अपने पार्टनर की तरफ डिवोटेड होती है, समझ रहे हैं, हम्म डिवोटेड इन द सेंस डिवोटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवोशन, कि वो बिल्कुल हम्म एकदम मेटिकुलसली करे कि नहीं इनको कोई दिक्कत ना हो अपनी तो लाइफ। नीले बाल वाली औरतें उसको जीने नहीं देंगी। बिल्कुल नहीं जीने देंगे, दैट वाज माय पॉइंट। नेवरदलेस कि वो औरत क्या सोचती है, उसका क्या अपनी करना, फ्री विल से कर रही है, फ्री उसकी विल से खुद करे, की इट डज लाइफ नॉट चॉइस फकिंग है। मैटर। अगर आप सब सर्वियंट हैं तो आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, नीले हेयर वाले लोगों के। डाइग्रेशन। तो आप बोल रहे थे।
मैं ये बोल रहा था कि देखिए, मैं फेमिनिज्म की जो एक संकल्पना आई है, जो एक परसेप्शन आया है, हम्म। वो अनफॉर्चुनेटली इसलिए आ गया क्योंकि एक जमाने में ब्रिटिशर्स के आने के जस्ट पहले और उनके आने के जो अर्ली काल था, उस समय बहुत ही ज़्यादा मच गई थी। और उससे भी औरतों पहले के जब उत्थान को इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए थे तब भी बहुत भद्द मची थी, ऐसा नहीं है। तो भद्द मध्य मची भद्द थी मतलब, ओवर लेकिन ये 800 ईयर्स कल्मिनेट मची है। कर गया था हाँ, उस पॉइंट तक। उस पॉइंट तक ये एक्चुअली वाज एट इट्स वर्स्ट। लेकिन एट इट्स वर्स्ट, और लेकिन फिर क्या वहाँ वेस्ट एक से समस्या ये फेमिनिस्ट आ आए? गई थी। लेकिन क्या वेस्ट से फेमिनिस्ट आए? ओ नो, नहीं, वेस्ट से तो मिशनरीज आए थे, शिट। वही देखिए, अब हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा चप्पलें चल जाएंगी यहाँ पे। हाँ, वो चर्च और स्टेट वाली डिबेट बात, बहुत बहुत कैंसर है। जी जी जी, बहुत कैंसरस डिबेट है। बात यह है, देखिए कि हमारे यहाँ औरतों के उत्थान को लेकर जब बात शुरू हुई, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट वाज जस्ट दैट, वुमेन एम्पावरमेंट। हम्म। क्योंकि औरतों की उतनी स्थिति खराब हो चुकी थी उस समय तक कि उन्हें इक्वल राइट्स देने की बात बहुत दूर की मानी जाती थी। पहला गोल तो ये था कि भैया इनको इंसान बनाओ। सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स गई तेल लेने, पहले ह्यूमन राइट्स दो इनको कुछ। तो उन्हीं एफर्ट्स में, जैसे सावित्री बाई फुले थी, ज्योतिबा सावित्री बाई फुले की फुले जी, वाइफ, उन्होंने विडो मैरिज के लिए काम किया, उन्होंने उन्होंने औरतों को पढ़ाने के पढ़ाने लिए, के लिए हाँ। काम किया। फिर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, इतने मतलब आयरॉनिकली मैन ही रहे जिन्होंने ज़्यादातर काम किया, क्योंकि औरतों में इतनी उस टाइम एक्टिविस्ट बनने की भी क्षमता नहीं थी हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। तो जो शुरुआती फेज रहा, उसे हम फेमिनिज्म भी नहीं कह सकते हैं, उसे हम एक डिग्निफाइड पेडेस्टल पे औरतों को लाने का एक स्ट्रगल कह सकते हैं। बिल्कुल। जो अगर आपकी मॉडर्न अवधारणा है फेमिनिज्म की, उसकी अगर हम बात करें, तो ये एसेंशियली वेस्ट सेकंड फेज फेमिनिज्म जो आपने बताया वेस्ट में हुआ था, उसके साथ कोइंसाइड करता है। हाँ, मोर और लेस। क्योंकि वो सोशल चीज़ हुई इक्वालिटी। पोस्ट इंडिपेंडेंस, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होने के बाद औरतों को इतनी ज़्यादा स्वीपिंग राइट्स दे दी गई जितनी उन्होंने कि देखी अगेन, नहीं जो थी। जिन्होंने उतनी कभी देखी नहीं थी, और जो थोड़ा समृद्ध सेक्शन था सोसाइटी का, जो थोड़ा और पॉश सेक्शन था सोसाइटी का, हम्म। उनकी औरतों ने अपने आप को एक ऐसे पेडेस्टल पे पाया जहाँ वो कुछ कर सकती थी। लेकिन बिचेस बीइंग बिचेस, उन्होंने उसका फिर दुरुपयोग ही करना शुरू किया। दुरुपयोग तो नहीं कह सकते। अनफॉर्चुनेट, आप 100% नहीं कह सकते दुरुपयोग करना शुरू किया, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत अभी कुछ भी। अच्छा हुआ है, नो डाउट, लेकिन हाल हम मतलब यहाँ इनके ऊपर शिट करने ही आए हैं बेसिकली। नहीं नहीं, वो तो बात है, क्योंकि इन लोगों को मतलब नहीं ना कि कोई बाप अपने घर में 1 लीटर दूध खरीदता है और अपनी लड़की से बोलता है मत पियो, तुम्हारे भाई के काम आएगा। उससे उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि वो उनको पता नहीं किस चीज़ से ही मतलब है। आई डोंट खैर, अंडरस्टैंड। बात पूरी यही है कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म, और मतलब बहुत ज़्यादा दिन बाद इंडिपेंडेंस के भी हमारे यहाँ ये सब कैंसर नहीं फैला। औरतें बाहर निकल के काम करने लग गई थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे मतलब हमारी सोसाइटल स्ट्रक्चर जो थे, तो फेमिनिज्म हमारे यहाँ इसीलिए इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया कि वो अपने असली रूप में आए। वो मतलब एक प्रोग्रेशन पे चले गए, जैसे फर्स्ट वेव हम देख लें, फिर सेकेंड वेव देख लें। अनफॉर्चुनेटली डिजिटल एज के आने के साथ ही हमारे यहाँ थर्ड वेव फेमिनिज्म अचानक से आ कूदा। बहुत तेज़ी से। और जो डाइकोटमी हम आज देख रहे हैं, जो एक मजाक होता हुआ हम देख रहे हैं कि एक तरफ औरतों की मतलब बहुत बेसिक राइट्स पे बहुत लार्ज पार्ट्स कंट्री के जो जो अभी ये भी नहीं पॉडकास्ट उसको। हम देख रहे हैं। हम्म। तो उसके साथ अभी भी नहीं रिकनसाइल कर पाए हैं कि भाई इन्हें इतनी बेसिक राइट्स देनी है। आज भी हम चाइल्ड मैरिज को कम्बाट करने की कोशिश कर रहे हैं, विडो री मैरिज कराना चाहते हैं, और इतनी मतलब बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ औरतें परेशान है कि नहीं, मिंत्रा के लोगों को देख के ठड़क जाग रही है। भाई सही में। तो ये परेशानी बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेट नाम की चीज़ आज के आने के साथ साथ एज ऑफ इंफॉर्मेशन भाई। अनफॉर्चुनेटली आइडियाज़ का इम्पोर्ट भी हुआ है वेस्ट से, और ये वाले आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं। नहीं, हर आइडिया का एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, हर आइडिया की एक कल्चरल नेसेसिटी, एक कल्चरल नीड होती है। भाई हमारे यहाँ अजंता एलोरा की केव्स पे कितनी ढेर सारी नंगी औरतों की वो हैं, क्या कहते हैं, कार्विंग्स, स्टैचूज। हमारे यहाँ आपने कभी शिवलिंग देखा है अपनी ज़िंदगी में? ऐसा सिंबलिज्म हमारे यहाँ वहाँ ठुसा तक हुआ तो है। खैर, हमारे यहाँ ऐसा सिंबलिज्म ठूसा हुआ है, सिर्फ भाई एक साहब कंपनी के। जाइए, आप एक खजुराहो चले जाइए। खजुराहो तो वो तो आप मेरा फाइनल एक बार एग्जाम्पल होने वाला खजुराहो था, आपने चले जाइए। स्पॉइल कर दिया मेरा फाइनल एग्जाम्पल भाई साहब। लेकिन कोई हम्म, बात नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा, क्योंकि जानते हैं क्यों? काहे भाई? क्योंकि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ।
तो खैर, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ तो शिट, तो देखिए, हिस्ट्री पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और इसको अगर हम हाँ, समराइज करना चाहें इंडियन हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। आप किसी भी आइडिया को सीधे इम्पोर्ट वही। करके नहीं यूज़ कर सकते, आपको उसको थोड़ा सा मोड़ना तोड़ना पड़ेगा जिससे आपके केस में आके फिट हो जाए। और जहाँ तक अभी फेमिनिज्म की बात है इंडिया में, अगर हम आज के दिन की बात करें, हम्म। तो भाई अपने इंटरनेशनल फॉर्म में अगर ये इंडिया में जस्ट ला के अप्लाई कर दिया गया तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम्म। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट के बगैर, क्योंकि अगर हम फेमिनिज्म को एट इट्स बेस समझें कि ये है क्या, जो जो हमने एकदम शुरुआत में इस्टेब्लिश कर दिया, हम्म। ये ट्रू जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना चाहता है सोसाइटी में। हम्म। जो काम हम एज ए सोसाइटी करने की कोशिश कर ही रहे हैं, जिसके लिए फेमिनिज्म एक हेल्पफुल टूल है, नो डाउट, हम्म। लेकिन अपने थर्ड वेव के आने के साथ साथ वो बहुत ही बड़ी ऐसी समस्याओं को लेके भी आ रहा है, हम्म। जिसका भी हम सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। नॉट टू से कि दैट फेमिनिज्म इज नॉट नीडेड इन इंडिया, दैट नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। फेमिनिज्म इज नीडेड इन इसको इंडिया, रिप्लेस इट्स करने का नीडेड इन एवरी फेमिनिज्म, फकिंग नुक एंड क्रैनी। लेकिन उसे हमें बहुत ही एक हार्ड लुक देने की ज़रूरत है कि हम किस फॉर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, और क्या वो हमारी ज़रूरतों को सॉल्व करने के लिए सही है कि नहीं। भाई मैं सीधी बात बोलूँ, ये ये दिस हम इज वन हमको ऑफ दिस हमको इज ये वन ऑफ दोज एग्जांपल्स वेयर यू कांट ब्लाइंडली कॉपी द बेस्ट। मिंत्रा छाप फेमिनिज्म नहीं चाहिए भाई। हमको चाहिए कि भैया हमारे यहाँ लड़कियों को भी दूध मिले लड़कों के साथ पहले। और ये बड़ा ही मतलब चिंदी सा एग्जांपल लग सकता है कि लड़कियों को दूध मिलने की बात हम लोग कर रहे हैं, अरे चिंदी लेकिन ये एग्जाम्पल आपके होता लिए है। है भाई साहब, आप जब देखेंगे अपनी आंख से ना, आपकी गांड दहल जाएगी। दिल तो दूर की बात है, आपकी गांड हाँ, दहल जाएगी देख के। मुझे मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन इससे क्या मतलब भाई, मिंत्रा का खैर आगे लोगो की, देखो यार, तुम क्या ये सब बातें करते हो, रियल बातें हट। वो भी, और जो बाकी मतलब एक बड़ा अजीब सा प्री ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, इंडिया में भी अब धीरे धीरे ये इन्फेस्टेशन फैलना शुरू हो गई है हम्म। कि फेमिनिज्म को सेक्स राइट्स के साथ कंपेयर मतलब कोरिलेट करने वाली। क्या आप गड्ढा खोदते हैं? डू यू नो हाउ टू डिग होल्स? जी हाँ। हाउ आर यू गोइंग टू डिग योर सेल्फ आउट ऑफ द वन दैट यू हैव डग योर सेल्फ इन टू? स्पिन कर दिया मैंने, हाँ एग्जैक्टली, नहीं रिप ऑफ किया। अगर नहीं आपको नहीं, पता है हम सही लोग है, किस सही किस है। किस बारे में बात कर रहे थे तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको नहीं पता है प्लीज किस, कमेंट करिए, आप बड़े लेजेंडरी आदमी हाँ, हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो यू आर अ फकिंग नॉर्मी, गेट द फक आउट ऑफ हियर। या तो ना भी जाइए, क्या मतलब, रहिए रहिए, क्या करेंगे जाके। तो हाँ, बोले थे सेक्स राइट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है उसको। सेक्स राइट्स के साथ कंपेयर किया है, और यहाँ एक डाइकोटमी आ जाती है कि इक्वालिटी की बात करने के लिए कि हमें भाई इक्वल एक राइट्स चाहिए एक एक्चुअल पर्पसेस के लिए, एक 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 और बात बोल, नाटक करने के लिए। एक बात बोलूँ भाई, दोबारा इस सेक्स हम्म। राइट्स मत बोलना भाई शब्द प्लीज़। वेरी, मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर, मैं दिमाग नहीं समझ पा रहा है ये होती क्या क्या चीज़ है ये। भाई सेक्स राइट्स बेसिकली चाहिए होती है कि अगर हम पुरखे पुरनियों की भाषा हम बात करें, नंगाई करने की आज़ादी। हाँ, तो उसको नंगाई करने की आज़ादी बोलिए, सेक्स राइट्स इज़ नॉट अ टर्म, लेट्स से। खैर, ओके, ड्यूली नोटेड। हाँ, क्योंकि अभी अभी आप सेक्स राइट्स नंगाई बोलोगे, करने की 8 लोग आज़ादी की जहाँ बोलेंगे तक कि, बात हो रही है, आप 8 लोग बोलेंगे कि एलजीबीटी एलजीबीटी, तो वो अलग ही चीज़ होती है। उसका कुछ उसका उसके बारे में बात करेंगे हम लोग एक दिन, वो भी ज़रूरी है उसके बारे में बात करना। खैर तो इक्वालिटी और नाटक के बीच में अगर हम बात करें, तो हम जहाँ जहाँ मतलब कुछ चीज़ों को लेकर जितना परेशान हैं, वो उस डिस्कोर्स में फिट नहीं हो रही हैं जिसकी अभी ज़रूरत है। वो उस डिस्कोर्स में फिट हो रही हैं जो लोग टाइम पास के लिए कर रहे हैं, और जो जिसके बारे में वो बात करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जो नेसेसरली ज़रूरी नहीं है। वही वही बात हो गई फिर से कि आपने गांव में कुआं खोदा नहीं है और आप मार्स पर रॉकेट भेज रहे हो। हालांकि इससे, ये मैं बहुत गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, लिटरली बहुत गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम क्योंकि पिछली क्योंकि बार भी बोले थे। क्योंकि फकिंग स्पेस प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स द फकिंग होप एंड टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक पिनिकल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब वो ह्यूमैनिटी की होप को, ह्यूमैनिटी की पीक साइंस, पीक टेक को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमैनिटी की पीक को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादा अच्छा फ्री एग्जाम्पल द ये होगा निप्पल, आपने गांव नहीं, का। फ्री द निप्पल नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं रिप्रेजेंट करता भाई फेमिनिज्म की पीक को। आई एम सॉरी, ये नहीं बैठेगा।
ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि आपने गांव में कुआं खोदा नहीं है और आप होर्डिंग पे अपनी गाड़ दिखा रहे हैं पैंटीज के थ्रू लोगों को। दिस इज एक्चुअली अ बेटर एग्जांपल। और बात देखिए यही आ जाती है यहाँ पे कि जो हम लोग इतनी देर से इस पॉइंट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि पूरी की पूरी बात एक लिमिटेड स्पेस की है। हम एक टॉपिक पे बार बार एज ए सोसाइटी बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं। हम एक टॉपिक को बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अटेंशन दे सकते हैं क्योंकि सोसाइटी का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। बहुत ज़्यादा छोटा होता। हमने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात की, हमने अभी फार्मर्स राइट्स के बारे में इतनी ज़्यादा बात की। ओ हो। फिर हम भूल गए महीने भर बाद की क्या हुआ। अभी 26 जनवरी को हुआ, महीना भर भी नहीं हुआ, लेकिन अभी सबके दिमाग से निकल गया हाँ हुआ हुआ कुछ फार्मर्स राइट्स वाला। अरे अब सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में लग गए हैं वापस। तो अगर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हमें ये डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है सोसाइटी कि हम उसके बारे में सही बातें करें। अब वही है कि सही गलत लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं, काने, हर आदमी का सही गलत अलग होता है। ठीक है, का डिस्कशन होना चाहिए, ये डिस्कशन होना बताइए चाहिए। आपने वो पिक्चर देखी है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान? हम थोड़ा ज़्यादा सावधान थे और हमने नहीं देखी वो पिक्चर, क्योंकि हम हिंदी पिक्चरें नहीं देखते हैं। हम बहुत एलिटिस्ट आदमी हैं, क्योंकि हम सिर्फ अंग्रेजी पिक्चरें देखते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग, हम अंग्रेजी पिक्चरें भी नहीं देखते, हम बोरिंग आदमी हैं, पिक्चरें ही नहीं देखते। खैर उस पिक्चर में एक बड़ा ही दर्दनाक सीक्वेंस ये था, और एक्चुअली गे राइट्स पे बेस्ड पिक्चर है। अच्छा। उसमें जीतू भैया रहते हैं और टीवीएफ वाले और आयुष्मान खुराना रहते हैं। जीतू भैया गे रहते हैं, सॉरी फॉर स्पॉयलर्स। नहीं, स्पॉइलर क्या, ठीक है ना। हमें तो खुशी हो रही कि इसी पिक्चर निकल के आए पाई भारत के लैंडस्केप में। और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग होता है जिसमें जीतू भैया के पिताजी बड़े अंडरस्टैंडेबली मतलब पिस्ड ऑफ होते हैं कि हम अपने लड़के की गे शादी नहीं करेंगे। हम्म। उन्होंने बचपन में सपना देखा था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर गांड मारेगा मरवाएगा नहीं। डोंट वांट हाँ टू ठीक जंप है। इनटू दैट होल मैन। खैर, तो उन्होंने वो सपना देखा रहता है, तो फिर उसमें जो उनकी माँ बनी होती है नीना गुप्ता, उनका बड़ा अच्छा डायलॉग रहता है कि भाई हम एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस गए हैं, जहाँ एक तरफ हमारे पति हैं जो ये समझने को तैयार नहीं कि उनके बेटा अलग है। हम्म। वो जैसा वो समझते थे वैसा नहीं है, उनकी एक परिकल्पना से आगे निकल चुका है लड़का। हम्म। और एक तरफ हमारा बेटा है जो ये सोचता है कि हम जिस समाज में बड़े हुए हैं, जिन वैल्यूज़ के साथ बड़े हुए हैं, जो हमने देखा है ज़िंदगी में, जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हम्म। उसको एक दिन में भूल के जो नई रियलिटी उसने हमारे सामने रख दी है और जिसके साथ हमें डील करने में बहुत ऑब्वियसली मुश्किल हो रही है, उसको हम तुरंत अपना के बैठे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बहुत कॉमन थीम है इस दुनिया में, कि जो नए लोग हैं ना, वो हम्म। बिल्कुल अपने चेंज का बहुत बर्डन उठा के झमकते हो पुराने जाते लोगों हैं। के मुंह पे थोप देते हैं। बोलते हैं कि लो, जिसने जिंदगी भर देखा नहीं कुछ, मतलब फोन जैसी चीजें, तुम 50 साल 70 साल के आदमी को पकड़ाए दोगे, बोलो कि लो व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, तुमको लगता है ऐसा और हो उसको पाएगा? नहीं कर पाए तो उसका मजाक उड़ाया और है। नहीं कर पाए तो उसका मजाक उड़ाए, नहीं कर पाए तो उसको बोलो कि हाँ तुम तो पुराने ख्यालों के हो, तुम ही पार्ट ऑफ द ओके प्रॉब्लम बूमर। हो। नहीं, ओके बूमर अलग चीज़ होती है। तुम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो, तुम्हारी वजह से सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, तुम हेट से भरे हुए हो। देख रहे हो ये कहाँ से कहाँ पहुँच कांड हो जाती है इस तो। तरह की सोच। हाँ। तो सामने वाले के एक्सपीरियंसेस को रिस्पेक्ट करने की, सामने वाले कितना सॉलिडिफाई हो चुका है अपने फ्रेम ऑफ माइंड में, इसको रिस्पेक्ट करने की जगह हर चीज़ उठा के मुंह पे थोपने की कोशिश। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एंटाइटलमेंट और प्रिविलेज है जो हमारे राइट्स के साथ बड़ी हुई जनरेशन को ही है। ये तो है। नेगोशिएशन कार्ड बेसिकली आइडियोलॉजिकल नेगोशिएशन कार्ड हमारी जनरेशन को नहीं आता है। नहीं, आइडियोलॉजिकल नेगोशिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। आप समझ रहे हो, आपने गुड एंड बैड डिसाइड कर दिया। आपने हम्म। बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव के बारे में, बाकी लोगों की बायसेस के बारे में। और ह्यूमन बायस एक ऐसी चीज़ होती है जो आप जब पैदा होते हो तब से डेवलप कर रहे होते हो, आपका दिमाग उसी चीज़ पे चलता है, आपकी पर्सनैलिटी उसी पे बेस्ड होती है। आप अपनी ज़िंदगी में जितने डिसीजन लेके 50 साल के हो पाए हो, वो उन बायसेस की वजह से होता है। और आप एक दिन में उन बायसेस के मुंह पे मूत दोगे क्या कुछ भी लेके? आपने एक दिन मोरालिटी बना ली कि अच्छा ये सही है ये गलत है। आप किसी 50 साल की आदमी जिसने उसी बायस पे अपनी ज़िंदगी काटी है, आप उसको जाके तुम बोल दोगे नहीं तुम प्योर इवल हो? नॉट गुड, नॉट नाइस, नॉट इवन कंसिडरेट ऑफ यू। अगर तुम्हें पता है कि ये देखिए सही वही है बात गलत आ है, यू जाती शुड है ना। ईज इन टू द चेंज। हम्म। अगर डेंटिस्ट वही बात आ होता, जाती है ना कि ये। तुम्हें ब्रेस लगाने की जगह 3 हथौड़ा मारता तुम्हारे दांत पे,
मजा तो बहुत आता खैर। नहीं, मजा बहुत आता, नो डाउट, बट वुड इट वर्क? ऑफ कोर्स इट वुड नॉट वर्क। अगर 3 हथौड़ा मारने पे दांत सेट हो जाते तो देयर वुड बी नो नीड फॉर ब्रेसेस। एंड दिस इज अ लाइक अ पॉइंट कि हाँ, सोसाइटी को करना है चेंज, चेंज करने के लिए रेवोल्यूशन जरूरी है, बट रेवोल्यूशन इज जस्ट अ थिंग टू किक स्टार्ट अ मूवमेंट। द मूवमेंट इट सेल्फ नीड्स टू बी सस्टेनेबली पेस्ड। अगर आपका मूवमेंट सस्टेनेबली प्लेस अरे पेस्ड नहीं है तो देख देख लीजिए कितने भी मॉडर्न मूवमेंट्स चल रहे हैं, उनका क्या सीन चल रहा है, कुछ नहीं होगा उनसे, उनसे कुछ नहीं होगा। दे जस्ट रिलाई ऑन शॉक वैल्यू फेड्स आफ्टर अ मंथ, जैसे पांडे जी ने भी बोला था कुछ समय पहले। देखिए यहाँ वही बात आ जाती है ना, अगर हम इसे एज अ स्टेटमेंट बताना चाहें तो दिस इज अ वॉर बिटवीन सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस इंडिविजुअल्स जो अपनी हरामजादगी वाली राइट्स को मतलब आगे प्रमोट करना चाहते हैं, जो सही बता के उससे आगे धकेलना चाह रहे हैं हमारे गले के नीचे। और यहाँ पे एक इस बहुत बड़ा मतलब मैं रोल कहूँगा सोशल मीडिया का है। सोशल स्पेसिफिकली आई एम मीडिया, लुकिंग एट ट्विटर। ट्विटर नहीं यार, देखो, नीड फॉर सोशल कॉन्फर्मेशन इज द थिंग। और अगर आपको उस नीड को केटर करने के लिए कुछ आपके पास है तो भाई ये दिस वही बात है ना, जैसे बोलते हैं ना, गन्स डोंट किल पीपल, पीपल किल पीपल। आई एम श्योर गन्स हेल्प बिकॉज इफ यू वर टू स्टैंड इन फ्रंट हाँ, ऑफ अ मैन गन्स एंड शाउट हेल्प, बैंग। गन्स हेल्प टी शर्ट पे प्रिंट करो ब्रो। ये थोड़ा लोगों को समझाने की जरूरत है, गन्स हेल्प, ट्विटर फकिंग हेल्प्स। वही खड़े होकर ऐसे येल कर दें बैंग तो सामने वाला आदमी मर जाए तो फिर दिक्कत ही क्या होती। कोई दिक्कत नहीं होती, और यही बात है। बात देखिए एक यहाँ पे ये भी आ जाती है ना कि जैसे एक ट्विटर का बहुत बड़ा बवासीर है हमारी सोसाइटी में। और आप यहाँ ये भी आर्गुमेंट लेके आ सकते हैं कि भाई लेकिन ट्विटर यूज ही कितने परसेंट इंडियंस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी तो इंडियंस फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ यूज़ करते हैं। अच्छे लोगों से लेके, स्मार्ट लोगों से लेके, वज्र मूढ़ लोगों से लेके, छपरी वज्र लोगों तक भी। छपरी लोगों से लेके, वज्र भोसड़ी वालों से लेके, ब्रह्म भोसड़ी वालों तक लोग यूज़ करते हैं ट्विटर को। ट्विटर यू कैन फाइंड एवरीबॉडी, लाइक एनीबॉडी एंड हर एवरीबॉडी। चीज के लिए यूज करते करते हैं लौड़ा लहसुन चूत पतंग सब। ये आपने क्यों रिप ऑफ कर रहे हैं आप मेरे वर्ड्स? भाई मजा आ रहा था सॉरी। चलिए ठीक है, कोई बात खैर नहीं, करिए रिप ऑफ, मैं आपको एन वर्ड पास देता हूँ। देखिए बात यही ना, जैसे ट्विटर एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी ला रहा है कि ट्विटर एक कॉन्ग्रीगेशन टाइप का है। और इंडिया जैसी इतनी डाइवर्स कंट्री जिसमें इतने ज़्यादा वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस आइडियोलॉजीज अंडरस्टैंडिंग ओपिनियन कल्चरल आग दूसरा सब डिफरेंसेस, लेके घुसे आ रहे हैं। अपब्रिंगिंग डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, मतलब। लैंग्वेज डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस। और कोई आप इंडियन के मोड में हग रहा है, कोई वेस्टर्न में हग रहा है, कोई हग ही नहीं रहा है, इंटरनेट पे जाके हग रहा है। किसी के लिए जट द मुकाबला का मतलब है कि जाट का मुकाबला नहीं, किसी लिए जट द मुकाबला का मतलब है कि जो गांड धोने के लिए जट यूज़ होता है उसका कोई मुकाबला नहीं। समझ रहे हैं ना, बहुत तरह के लोग हैं भारत में। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम्म। सबको आप उठा के सेम चीज़ मुंह पे मार दोगे? मारो, मारो मारो, शॉक शॉक वैल्यू आएगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं और आएगी। प्रॉब्लम देखिए एक जो रेवोल्यूशन वाला माइंडसेट है, ओ भाई, वो तो पता नहीं क्या लोगों को फेटिश है रेवोल्यूशंस के ये साथ। बहुत ज़्यादा मतलब एक एल्यूसिव चिड़िया कह लीजिए इसको है, ये इसको पीछे लोग पड़े हुए इनको हैं समझ में नहीं आता, आज से बहुत लाइफ इज चिरकाल से कि इज एक वर्क, कोई हम काम कर देंगे कुछ लोग मिलके लाइफ इज तो वर्क, ये सोसाइटी साइंस में। नहीं है कि आपने एक चीज डिस्कवर कर दी, 10 10 साल बाद दुनिया बदल गई। लाइफ इज वर्क। अगर आप उतना वर्क पुट इन नहीं कर रहे हो एवरी सिंगल डे, देन रेवोल्यूशन इज जस्ट नथिंग, इट्स जस्ट अ ब्लिप ऑन द फकिंग रेडार that got shot down by a torpedo which और was ये जो as fat हमारी as your आज की mom. बात हो रही है फेमिनिज्म की, Hmm. उस पर अगर हम रेवोल्यूशन को डालें तो ये बड़ी बहुत ही मतलब दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर आप कोर फेमिनिज्म की वैल्यूज को देखें, Hmm. भाई बाय डेफिनेशन लगभग पूरी आधी दुनिया ही पूरी मतलब औरतों से भरी हुई है। आधी दुनिया औरतों से भरी हुई, देर वन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फकिंग हरियाणा। आप ये बात यूज कर हरियाणा खैर। हरियाणा में नहीं बोल सकते, आप बाहर बोलिए, मोर और लेस ट्रू रहेगी।
तो बात वही है कि जैसे मतलब आधी दुनिया औरतों से भरी हुई है, आज हाफ ऑफ अनलेस अनलेस ह्यूमैनिटी इज फीमेल। जो तो कंप्लीट करने दीजिए, अनलेस आप कोई बिहार के आदमी हो जो अपनी बेटी बेचना चाहते हो हरियाणा में, इन विच केस आप हरियाणा में बात बोल सकते हैं और लोग आएंगे कि ऐसा कैसे बोल रहे कपिल शर्मा वुड लाइक टू नो योर लोकेशन। हो। कंटिन्यू। तो पॉइंट बोलो। खैर, बात देखिए ये है कि अगर यहाँ रेवोल्यूशन की बात की जाए, हम्म। तो रेवोल्यूशन का आइडिया सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता। अरे सबको अच्छा लगता है। लेकिन रेवोल्यूशन का एक आफ्टर माथ होता है, रेवोल्यूशन इज नॉट द एंड ऑल। एग्जैक्टली। रेवोल्यूशन इज अनफॉर्चुनेटली द मीन्स नॉट द एंड। बिल्कुल। मीन्स भी नहीं है फिर उसके भाई। आगे आप, जैसे आप बाइक पे किक मारते हो बाइक शुरू करने के लिए, दैट इज रेवोल्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं होता रेवोल्यूशन। तो वही समस्या आ जाती है कि आप एक आइडियोलॉजी लेके चले थे जिसके हिसाब से होना समाज में अच्छा था, लेकिन जब आपने उसको अप्लाई करने के लिए थोड़े से वायलेंट इज नॉट द राइट वर्ड, हम कहेंगे थोड़े से रेडिकल मीन्स यूज किए। ओवर जेलस चीज़ों एंथुजियास्टिक। को ओवर जेलस, ओवर एंथुजियास्टिक मीन्स यूज किए, चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश कर दी। हम्म। तो उसके रिपरकशंस तो आपको आगे जाके झेलना ही होंगे। अच्छा, अब ये आप पूछ सकते हैं फेमिनिज्म में इसका क्या लेना देना है, लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं। बताइए। फेमिनिज्म से इसका लेना देना ये है कि आप बहुत तेजी से, बिना मूलभूत चीज़ों को, बिना बेसिक इश्यूज को एड्रेस किए आप बहुत ही आगे कूदना चाह रहे हैं। अरे क्रक्स और ऑफ द आप एक ही मैटर, झटके में, क्रक्स ऑफ द मैटर सिंपली इज कि फेमिनिज्म क्या है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फकिंग मूवमेंट, दैट इज व्हाट इट इज। हम्म, ठीक है। इफ यू बॉयल इट डाउन टू द बेसिक्स, इट्स अ फकिंग मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट दे नीड अ रेवोल्यूशन टू किक स्टार्ट इट। इफ दे कैन सस्टेन इट, वेरी नाइस। सेकंड वेव फेमिनिज्म, बेस्ट फेमिनिज्म ऑफ ऑल टाइम, 10 आउट ऑफ 10 वुड रिकमेंड। लेकिन अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो, आगे आप उस पर वर्क नहीं करते हो, इट्स गोइंग टू फिजल आउट। और नहीं तो आप कंटिन्यूस शॉक फैक्टर यूज कर सकते हो, जैसे मिंत्रा लेडी ने किया था। आप एक समय बाद उस शॉक फैक्टर की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर देंगे। आपको जिस दिन जब जब लगे ना कि ये दोनों क्या बदतमीजी बात कर रहे हैं, आप अपने घर में जो औरत काम करती हो, कि मैं जानता हूँ आपके घर में काम करती है, आप उस औरत से पूछिए कि क्या तुम अपनी बेटी को दूध पिलाती हो रोज। बस इतना पूछिएगा, आपके सारे इल्यूशन वहीं शैटर हो जाएंगे, अगर आप इतने संवेदनशील हैं तो। क्योंकि लड़की को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम लोग बस सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर देखिए, आप अगर वर्किंग क्लास की औरतों की बात करें, क्या होता है ऐसे घरों में। भाई देखिए, जहाँ मतलब एक गरीब परिवार है, माँ बाप दोनों को निकल के काम करना है, वो उनकी सच्चाई है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, अगर बच्ची बड़ी है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है, वो सेकंड हैंड माँ बन जाती है अपने छोटे भाई बहनों के लिए इमीडिएटली। तुरंत ही। और अगर मान लीजिए कोई 13-14 साल की बच्ची है, उसके तीन छोटे भाई बहन हैं, एक 10 साल का है, एक 8 साल की है, एक 4 साल का है। तो अगर वो पहली बात उनको स्कूल भेजने के लायक उनके माँ बाप हैं, तब तो भाई चलिए वेल एंड गुड। अरे वो लेकिन अगर नहीं है फॉर सम रीज़न, जो कि मेजोरिटी टाइम्स पे हो रहा है, अगर नहीं है, बहुत से केसेस तो ऐसे भी उस हैं कि केस में, हैं और फिर भी नहीं भेज रहे हैं। उस बेचारी बच्ची को पूरा अपना घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली, अगर लड़का होता तो शायद ऐसा ना होता। हाँ, लड़का होता तो शायद ऐसा ना होता। लड़का होता तो 50% चांस होता है कि वो बाहर कहीं काम कर रहा होता किसी चाय की दुकान पे, और पूरा नेशन होप कर रहा होता कि दोबारा कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बट आई डाइग्रेस। कहने का मतलब है कि 50% चांस होता है कि लड़का या तो स्कूल में होता है तो खेल रहा होता, एज कम्पेयर टू लड़की का जिसका 100% चांस है कि वो घर संभाल रही है। और आप देखिए, एक बहुत ही पुराना इशू है जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। आप पार्लियामेंट में औरतों का परसेंटेज क्या है रिप्रेजेंटेशन का? 30% भी नहीं है। क्यों? और एंड दैट मतलब दैट इज इवन आफ्टर जो हम लोगों ने औरत स्पेसिफिक सीट, आंचा स्पेसिफिक सीट, पांचा स्पेसिफिक सीट जितनी बना के रखी हुई हैं उसके बाद। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी जोक सुनाओ, बेटी लमाओ, सब कर लिया आपने। एक उसके एक बाद एक भी, एक टर्म बहुत मिसिंग था वहां पर, लेकिन ठीक है। आई विल नॉट स्ट्रेस नहीं ऑन। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं 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 ठीक है। बात ये देखिए कि फिर, और ये एक ऐसा मतलब सवाल था जिसपे आज से 4-5 साल पहले कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस पार्लियामेंट की सभी औरतों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई ये ज़रूरी है। देश की आधी जनसंख्या को 33% रिप्रेजेंटेशन देना क्या गलत है?
अब यही लेकिन उस पर ही मतलब सब लोग चुपचाप बगल हो गए। ये, अगर आपको औरतों की राइट्स को लेकर, फेमिनिज्म को लेकर इंडिया में इतनी जागरूकता होती, इतनी तुल्य मची होती, नहीं, द तो प्रॉब्लम इज ना कि क्या इनके लिए उसके ऊपर विमेन डिस्कशन नहीं एम्पावरमेंट होना का, चाहिए था? इनके लिए विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ा ना है कि कुछ एक्चुअल रियल शिट की जाए। इनके लिए तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब नंगा नाच है ना। सुषमा स्वराज जो थी, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, हम्म। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब उन्होंने जैसे वो अपने आप को पोर्ट्रे करती थी, जैसे वो अपने आप को रखती थी, शी हैड एन एयर ऑफ पावर। ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम्म। उनके पास रातों रात आ गई थी या तो उनको अच्छा कोई रिजर्व सीट मिल गई थी औरतों के लिए तो वो जाके कर गई थी। शी वॉज अ लीडर एंड शी डिड इट। she became a proper, let's say, proper leader in the parliament. पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि मीकली बैठी हुई लीडर हैं। ऑफ अपोजिशन भी थे। हाँ, तो द पॉइंट बीइंग कि अगर हम लोग अपने बच्चों में, लेट्स से, अपन जिनको जानते हैं औरतों को, उनको अगर हम लोग इस माइंडसेट से नहीं इंस्टिल करेंगे कि हाँ वी कैन डू शिट, हाँ वी आर स्ट्रॉन्ग, हाँ ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, दुनिया में डिफरेंस ला सकते हैं, अगर ऐसे माइंडसेट से नहीं इंस्टिल करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे माइंडसेट से इंस्टिल करोगे कि ओ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट एंड गेट अवे विद इट बिकॉज यू आर अ वुमन, ये करंट माइंडसेट है। एज फार एज आई कैन सी, आई तो माइट बी आपको फकिंग एक ब्लाइंड, और एम्बर हर्ड मिल जाएगी और क्या। है ना। तो आपको ऐसी तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, बट लेट्स जस्ट से कि यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फकिंग शकुंतला देवी एंड द बिच हु गॉट मिंत्रा लोगो चेंज्ड। भाई और इसकी डायरेक्शन में हम देखिए, औरतों को आगे बढ़ाने की डायरेक्शन में जब प्रयास भी होता है तो वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में फंस के बड़ा ही उसका अजीब रिजल्ट निकल जाता बहुत है। अजीब रिजल्ट निकल जाता है, क्योंकि फिर 70 मोटिवेशन 78 बकवास उसके साथ कोजॉइन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत तरह से प्रेशर लगता है, बहुत ऐसी चीज़ें जो अनरिलेटेड होती हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे खालिस्तानी इन फार्मल प्रोटेस्ट। तो मतलब आई एम रियली सरप्राइज। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दिस एंटायर फकिंग पॉडकास्ट इज बिकॉज कि हम लोग गुस्सा है मिंत्रा का लोगो चेंज होने के लिए, क्योंकि हम लोग को लोगो बड़ा अच्छा लगता था। दिस हाँ भाई, बड़ा इज एस्थेटिकली प्लीजिंग लोगो था। fucking hilarious. मतलब we sound like two salty fucks. That's what we sound like. विच इज नॉट टू फार फ्रॉम द Which is ट्रूथ। not too far from the truth. क्योंकि एक लोगों को अटैक करना, वो भी उस कंपनी के क्या 12 में खुली थी, 10 में खुली थी, जितना ही रिसेंट समझ लो भाई। 12 या 10 में खुली थी। 10 साल से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, 10 साल से किसी को कुछ नहीं दिखा था, सडनली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे बड़ा हर्डल बन गया था मिंत्रा का लोगो। फकिंग हिलेरियस, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या बताएं भाई। और एक चीज़ ये देखिए कि आप जो विमेन कार्ड वाली बात है, जो अभी हम लोग बात की कि औरत होने का फायदा उठाया जाता है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? औरत होने का फ़ायदा तो बहुत उठाया जाता है इस दुनिया में, लेकिन अगर आप किसी को बोलिएगा ना तो आपका कान खा जाएगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम मिसोजिनिस्टिक पीस ऑफ मेल शाविनिस्टिक पिग, यू फकिंग पोर्क, यू बेकन मदरफकर, ऐसा कुछ बोल दिया जाएगा आपको। क्योंकि भाई जब से मोटे हो गए हैं तब से कोई पिग बोलता है, खराब लगता है यार। हाँ हाँ, पॉर्क चॉप, शांत हो जाओ। तो पॉइंट क्या था कि मतलब विमेन कार्ड के एग्जिस्टेंस को मतलब पूरी दुनिया जानती है, विमेन कार्ड हर हर जगह प्ले किया जाता है, इट्स वेरी सिमिलर टू विक्टिम कार्ड। बट इट्स स्ट्रेंज बिकॉज अगर आपने कभी दिल्ली मेट्रो में या किसी भी मेट्रो में सफ़र किया होगा ना, तो आपने 70 बार इस कार्ड को प्ले होते हुए देखा होगा। और सैड पार्ट इज़ कि मेट्रो में बहुत प्रेडेटरी बिहेवियर होता है, बहुत प्रेडेटरी बिहेवियर होता है। बट तब फिर वही बात है, ये विमेन कार्ड वाली नॉइज़ जो है ये उसको ओवरशैडो कर देती है। मुझे एक बहुत फेमस किस्सा याद आ रहा है, जब मैं मेट्रो से जा रहा था, एक सरदार जी थे, उनका बैग था, उन्होंने उतार के नीचे नहीं पकड़ा था, विच वॉज अ लिटिल मिस्टेक दैट ही मेड। वो ही टर्न अराउंड, ठीक है, और एक औरत, हम्म। एक लड़की बैठी हुई थी और वो फ़ोन चला रही थी। एकदम स्मैक दैट कर दिया। उसका फ़ोन ब्रश हो गया हल्का सा बैग के अगेंस्ट, ठीक है। ओह शीट। तो सरदार जी ने बोला सॉरी। लड़की ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। सरदार जी ने बोला अरे मैडम माफ़ कर दीजिए, सॉरी गलती से हो गया, मेरा बैग था, मैं तो मुड़ रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि आप ऐसे फ़ोन आगे करके बैठे हुए हो, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो। नहीं नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो, ये आप ऐसे थोड़ा ना होता है, ये वो आप मुझे हरास कर रहे हो।
हाँ हाँ, दिस इज़ लाइक, आई स्वेयर टू गॉड, किसकी कसम खिला दो मुझे, दिस इज़ लिटरली हाउ इट हैपेंड। तो औरत भाई बोलती क्या उसने है, हरास शब्द का प्रयोग कर दिया। उसने हरास शब्द का प्रयोग कर दिया। एंड देन जब हरास शब्द का प्रयोग किया तो मेरा खून खोला, लेकिन फॉर्चुनेटली सरदार जी का भी खोल गया। सरदार जी ने उनसे इंग्लिश में बोला कि मैडम कैन यू हम्म। प्लीज टेल मी द स्पेलिंग ऑफ हरासमेंट। आप मुझे हरासमेंट की स्पेलिंग बता दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैंने आपको हरास कर दिया। टॉप 10 एनिमे बिट्रेयल्स ऑफ ऑल टाइम। एनीवे, तो पॉइंट वाज नॉट दिस, पॉइंट वाज दिस कि उस सरदार जी ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने प्रोफ्यूसली माफ़ी मांगी। उसके बाद भी विमेन कार्ड खेलने की बहुत भयंकर कोशिश हुई। ये तो बहुत ही एक ट्रिवियल एग्जांपल है, इससे और भी भयंकर भयंकर एग्जांपल होते हैं, प्रेडिटरी बिहेवियर के भी होते हैं और वुमेन कार्ड खेलने के भी होते हैं, और मेट्रो में नहीं, मेट्रो के बाहर भी होते हैं। और अगर आपको पता हो तो दहेज हत्या के केसेस जो आजकल फाइल हो रहे हैं, आपको भाई आपको कुछ, दहेज हत्या तो क्या ही बोला जाए। हाँ? आपको कुछ आइडिया है कि वो लॉ कैसी मिसयूज होती है? कभी दहेज फैमिली कोर्ट हत्या जाइए, का लॉ कभी हो फैमिली गया कोर्ट आपका। जाइएगा, कभी फैमिली कोर्ट जाइएगा, एक टब पॉपकॉर्न लेके जाइएगा, ज़्यादा नहीं, एक टब पॉपकॉर्न लेके जाइएगा, और लड़के की माँ छाती पीटती कितनी आपको दिखती है वो जरा नोट कर लीजिएगा, बस दैट इज इट। अगला पॉइंट क्या है भाई साहब? अगला पॉइंट भाई क्या बताएं, अगला पॉइंट देखिए ये हमारे आज के एजेंडे में था नहीं, हम्म। लेकिन इस पे हम डिस्कशन जरूर करना चाहेंगे क्योंकि ये बड़े दिमाग दिन से मेरा दिमाग खा रहा है। क्या कि संदीप आचार्य ने ये जो, खुल्लम खुल्ला घोषणा क्यों की? नहीं नहीं वो तो दूसरी बात है। हाँ। ये जो देखिए फेमिनिन रिजर्वेशन वाली एक पॉलिसी है, अभी तो आप बड़े ये रिजर्वेशन एज ए कॉन्सेप्ट के साथ मैं बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ ढिंढोरा फॉर पीट रहे वेरी थे ऑब्वियस रीजंस। कि ढिंढोरा पीट रहे थे कि 50% क्यों नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। साउंड्स वेरी हिपोक्रिटिकल, आप हिपोक्रिट हो रहे हो नहीं क्या नहीं ब्रो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हटा देनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि हम इस बारे में रिजर्वेशन के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, प्रॉपर फीमेल रिजर्वेशन के बारे में। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकली देखिए तो आधी जनसंख्या औरतों की है, ये तो हम स्टैब्लिश कर ही चुके हैं। हम्म। एंड अक्रॉस द बोर्ड, कटिंग अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ डेमोग्राफिक लाइंस, हम्म। चाहे शेड्यूल्ड कास्ट में, चाहे माइनॉरिटी रिलीजन्स में, चाहे मुस्लिम्स में, जिस भी सोशल ग्रुप में आप देखें औरतें ऑलमोस्ट सर्टेनली ज़्यादा मतलब अंडर डिसएडवांटेज्ड रिप्रेजेंट, हैं ही। अंडर रिप्रेजेंटेड, डिसएडवांटेज अंडर एंड रिप्रेजेंटेड, एंड डिसएडवांटेज, जो भी शब्द आप यूज़ करना चाहें। तो अगर रिजर्वेशन की बात होती है तो हम औरतों के ऊपर क्यों नहीं एम्फसाइज करते हैं। जैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें औरतों को एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि भाई तुम्हें फॉर्म का पैसा नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपये। और यही काम आप दलितों के साथ करके दिखा दीजिए, प्लीज़। प्लीज़ दलितों को उनका भी नहीं देना रिजर्वेशन, होता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ उनका रिजर्वेशन हटा के ये वो लॉलीपॉप उनको पकड़ा के देखिए, आधी आधी इंडिया जल चुकी होगी दंगे करवाएंगे आप। बहुत ईजिली। एंड जस्ट द फैक्ट कि औरतों को रिजर्वेशन नहीं है, उनको ये लॉलीपॉप पकड़ाई गई और दंगे नहीं हो रहे हैं, स्पीक्स वॉल्यूम्स, जस्ट सेइंग। स्पीक्स वॉल्यूम। तो देखिए एक बात ये भी है ना कि अगर इस पर कल को दंगे हुए तो उसमें पार्टिसिपेंट औरतें नहीं होंगी। ये तो फैक्ट है। तीन और चार एक बड़ी रैलीइंग मतलब, अगर फिगर्स होंगे। चलिए अगर हम लोग इतनी देर से मतलब बात करे जा रहे हैं फेमिनिज्म को, अगर कोई बोले कि हम लोग पिछले 1 घंटे फेमिनिज्म पे शिट कर रहे हैं, तो एक सेगमेंट ये भी अंत में आते आते रख लेते हैं ताकि लोग हमको बाद में गरियाएं ना कि हम लोगों का सोल्यूशन क्या है फिर इस प्रॉब्लम के लिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आप अपने एवरीडे बिहेवियर को चेंज करिए। जैसा मैंने बोला कि ये डेंटिस्ट की दुकान है, बिग बॉस का घर नहीं है। यहाँ पर रोज जाके दांत की तार टाइट करवानी पड़ती है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स पेन। एंड एफर्ट और पेन जैसी चीज़ें नॉट ऑल पीपल आर विलिंग टू अंडरगो। और यहीं यहीं असली प्रॉब्लम आती है। जैसा कि मैंने कई ढेर सारे आईएएस एस्पिरेंट्स को समय रहते बोल दिया है, यहाँ बात आपके हार्ड वर्क की उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि पेशेंस और डिटर्मिनेशन की है। एग्जैक्टली। आप एक दिन में कूद के साफ कर डालें ये वाला गटर नहीं है। ओ बाय द वे, व्हेन ये सड़क, ये पेवमेंट है जिस पे रोज कूड़ा फेंका जाएगा, रोज आपको जाके आई, उठाना पड़ेगा। चौथे दिन के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, नहीं उठाने जाएंगे, फिर म्यूनिसपैलिटी गिरी आएंगे, म्यूनिसपैलिटी कुछ करेगी नहीं, स्वच्छ भारत अभियान में आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। ऑल्सो आप जैसे बोलते नहीं है कि अच्छा डेली प्रोसेस है, वुमेन एम्पावरमेंट एक दिन में नहीं होता,
तो इसका सिर्फ यही नहीं कि अच्छा विमेन को एम्पावर करना है, सिखाना है, समझाना है, उनको आगे पुश करना है. दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. यू ऑल्सो हैव टू कॉल वुमेन आउट ऑन देयर बुलशिट, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग. अगर आप उनकी बुलशिट को कॉल आउट नहीं करोगे, अगर आप उनकी बकवास को नहीं कॉल आउट करोगे, और उनको इफ़ यू लेट देम गेट अवे विद एनीथिंग दे वांट, इट विल बी वेरी, let's say काउंटर antithetical. प्रोडक्टिव. Yes, antithetical to whatever the fuck you were trying to do in the first place, which is to make women empowered, not entitled. And ये सुनने में बड़ा यहाँ पे अच्छा हम लग रहा महान है. अंकल बेन को कोट करना चाहेंगे, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इतनी इतनी सुंदर सुंदर बातों के साथ अब हमको लगता है कि जरा हमको ये बकर बंद कर देनी चाहिए. हमारे सारे पॉइंट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हम लोग भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं. अब हम लोग जाएंगे और महादेव की उपासना करेंगे. तो फिर अपने व्यूअर्स को हर महादेव भाई, हर हर महादेव. पिछली बार हमने कैसे ख़त्म किया था इसको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, चीता करें, भालू करें, चंदा दे दें थोड़ा, मतलब जो जानते हैं कि पॉडकास्ट के ओनर कौन है, पैसा ही सब दे दें. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. हम लोग ₹1 एक्लेयर्स के लिए मिल जाएगा, हम लोग खुश हो जाएंगे भाई. चाय पकौड़ी मट्ठी किसी चीज़ के लिए मिल जाए प्लीज़. एक समोसा हमको खिला दीजिए, हम खुश हो जाएंगे. एक समोसा उनको खिला दीजिए, हमारे यहाँ एक रेड बुल पहुँचा जाइए. तो इसी के साथ हम आज की बातें अपनी ख़त्म करते हैं. होप आप लोगों को ऐसा नहीं लगा हो कि हम लोग सॉल्टी औरतों को गाली देने वाले लोग हैं. हम लोगों को है, बस लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए. हम लोगों को बस सिंपली ये पुट फॉरवर्ड करना था कि वी डू नॉट व्यू द प्रॉब्लम्स दैट दीज पीपल व्यू एज प्रॉब्लम्स. व्हाट वी व्यू एज प्रॉब्लम्स आर समथिंग दैट दीज पीपल विल नेवर व्यू एज प्रॉब्लम्स, और मे बी दे डोंट नो दैट देयर प्रॉब्लम्स. आई और एम अगर प्रिटी इंडियन श्योर कि वो स्टेटमेंट औरत एक अपने देना बर्तन नहीं चाहें मांजती तो, होगी. आई एम प्रिटी श्योर वो इंडियन औरत अपने बर्तन नहीं स्टेटमेंट एक मांजती होगी. लाइन देना चाहें, मेरे ख्याल से बहुत सूटेबल एंडिंग स्टेटमेंट ये होगा कि रिस्पेक्ट वुमेन श्योर, बट रिस्पेक्ट एवरीबॉडी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, एंड टेक शिट फ्रॉम नो वन. नो वन. इसी के साथ पॉडकास्ट यहाँ समाप्त होता है. आउटरो म्यूजिक यहाँ पे डाल लें. कौन सी आउटर म्यूजिक भाई? वो लड़का, उसने कुछ नहीं बनाया है, उसको मैं लतियाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आई एम एन एडवोकेट ऑफ ट्रू जेंडर इक्वालिटी. अगर वो लड़की होती तो भी मैं उसको लतिया देता, लेकिन वो लड़का है, उसको मैं लतियाऊंगा. मुफ्तखोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. जब पहला मौका मिलते मारना. ये लो आउटरो म्यूजिक. हाँ, आउटर म्यूजिक बजाओ. थैंक यू. इसी के साथ पॉडकास्ट समाप्त. ये बाय. पक्का फ्लूट है ना? तुम मुझे शंख बजा के चूतिया तो नहीं बना रहे हो? भाई इतना लो कैलिबर का शंख खरीदने से पहले हमको चूतिया बोल के निकाल देना तुम पॉडकास्ट के बाहर. ये भी बात सही है. तो मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली किसी और दूसरे टॉपिक के कमेंट्स में साथ. ज़रूर लिखें आपको किस बारे में बात सुननी है अगली. हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं, क्योंकि पिछली बार कोई भाई साहब थे रिलीजन कर रहे थे, और वो रिलीजन वाला टॉपिक दरअसल में थोड़ा सा हेवी हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि हम इतनी हेवी मौज टॉपिक. नहीं करना हाँ, चाहते. हमें जिंदा रहना है. हाँ प्लीज़ हमें जिंदा रहना है. हम लोग शादी ब्याह नहीं हुई है. अब हम लोग सेंट्रिस्ट लोग हैं, हम लोग के लिए वैसे भी जगह नहीं है. नो कंट्री फॉर सेंट्रिस्ट मैन, नहीं है जगह हमारे लिए. राइट वाले बोलते हैं कि तुम लोग साले लिबरल हो, लेफ्ट वाले बोलते हैं तुम लोग साले राइट विंग के ट्रोल हो. हम लोगों के लिए वैसे भी जगह नहीं है दुनिया में. तो प्लीज़ रिलीजन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, नॉट इन अ क्रिटिकल कैपेसिटी. नॉट इन अ, हाँ, समय आने पे, बट नॉट इन अ क्रिटिकल कैपेसिटी, इन अ लेट्स से पॉजिटिव कैपेसिटी. उसके बाद जैसा सलमान भाई ने कहा था माउंटेन ड्यू के ऐड. माउंटेन ड्यू सलमान भाई ने नहीं, माउंटेन ड्यू का ऐड कब किया? थम्स अप का ऐड हम करते सब सलमान. गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है. किसका था? ये माउंटेन ड्यू का ऐड है, लेकिन ये सलमान भाई ने नहीं किया था. ऋतिक रोशन ने किया था ना. ड्राइवर ने किया नहीं? अच्छा, हाँ, ऋतिक रोशन. जी हाँ. तो वही उसी थीम को लेते हुए गांड सबकी फटती है, जान सबको प्यारी है. जो भी आपको अगला टॉपिक सजेस्ट करना हो आप सजेस्ट कर सकते हैं. हम अपनी बकवास जारी रखेंगे. और एक और बात हमको बताइए, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, कि आपको कैसा लगेगा अगर हम लोग किताबों को रिव्यू करें, किताबों के बारे में बात करें, या एक सर्टेन आइडियोलॉजी या सर्टेन फिलॉसफी के बारे में बात करें, उस पर चारों तरफ से डंडा लेके उसको प्रॉड करना शुरू करें. बताइएगा कि ऐसे मतलब शोज़ मैं बोल दूंगा तो एक तरफ से भर देंगे लोग, इसीलिए मैं किताबें बोलना चाह रहा था. तो
किताबों से ही शुरू करते हैं, शोज़ अभी बाद में देखेंगे। किताबों से ही शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग किसी किताब के बारे में बात करें, कोई बहुत अच्छी आपको किताब लगती है, तो बताइएगा कि किताबों के बारे में आप सुनना चाहेंगे कि नहीं। ऑब्वियसली हम लोग आपकी बात मानेंगे नहीं, हम लोग बात उसी किताब की करेंगे जिसकी हमको करनी होगी। लेकिन जस्ट जस्ट एन आइडिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आउटरो म्यूजिक बहुत पहले बज गई थी, शीट। फिर बजा दें। बजा दो। रुको एक सेकंड, कहाँ गई यार। हाँ, भाई यार, हो ये गया। ये बांसुरी नहीं, पुपली है भाई, तुम चूतिया बना रहे हो भाई। पुपली है बेटी चोद, ये झूठ बोल रहे हो तुम। साले खरीदे हो शिल्प मेला से 5 रुपए की, खाने के लिए, खाने की जगह बजा रहे हो उसको। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बाय। ये तो बेने का हैंडल नहीं होता। जान है भाई, ठीक है ठीक है, जाने दो सबको, चलो बाय। बाय बाय।